तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर वो राइनो पांडा जो होता है अपने स्पेशल स्किल को रिलीज करता है, तो उसके स्पेशल स्किल की वजह से वो दूसरा लड़का और उसके साथ साथ हमारा लियो फेंग जो होता है वो दोनों वहां पर कलरलेस हो जाते हैं, उनकी बॉडी वहां पर बिल्कुल कलरलेस हो जाती है और इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। साथ वाला लड़का कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी का कलर स्टोन कलर में चेंज हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ भी हार्ड फील महसूस नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद दोनों का कलर फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो फिर से नॉर्मल हो गया। तो लियो फेंग उसे कहता है कि वहां पर उस राइनो पांडा की तरफ देखो, लगता है कि वो फिर से एक स्पेशल स्किल को यूज करने वाला है। और इसी के साथ ही उसका राइनो पांडा जो होता है उसके सींग के ऊपर से रेनबो कलर्स निकलते हैं और वो रेनबो कलर्स के साथ वाले लियो फेंग के ऊपर अटैक करता है। जब वो उसकी बॉडी के साथ टकराता है उसी के साथ ही लियो फेंग की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत सारे कलरफुल दाने होते हैं, उसे ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई पॉइजन हो। तो ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहती है कि ब्रदर लियो को तो यहाँ पर पॉइजन दे दिया, उस पैंडा ने यहाँ पर अपने पॉइजन स्किल को यूज किया है। तो हमारा लियो फेंग कहता है कि ये पॉइजन है तो फिर इसे सॉल्व करना होगा। वो डॉगी चान को बाहर निकालता है और कहता है कि डॉगी चान चलो जल्दी से यहाँ पर मुझे डी पॉइजन ऐड करो। और इसी के साथ ही डॉगी चान पहले उसकी तरफ घूर कर देख रहा था क्योंकि उसे वहाँ पर कोई भी कलर दिखाई नहीं दे रहा होता। लियो फेंग उसे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बॉडी के ऊपर पॉइजन है, प्लीज जल्दी करो यहाँ पर मेरे पर सुसु करो ताकि मेरी बॉडी से पॉइजन निकल सके। लेकिन डॉगी चान जो होता है वो पहले करना नहीं चाहता था। हमारे लियो फेंग की बात सुनने के बाद उसके मुंह के ऊपर सुसु कर देता है। जब वो उसके मुंह के ऊपर सुसु करता है तो उसके बावजूद भी हमारे लियो फेंग की बॉडी के ऊपर से वो कलर वाले धब्बे खड़ते नहीं है, वो अभी भी वहीं पर रहते हैं। और लियो फेंग इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है किस किस्म का पॉइजन है। और इसी के साथ ही जब वो पांडा जो होता है हमारे डॉगी चान के ऊपर भी अटैक करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी वहां पर वो धब्बे बन जाते हैं, यानी कि वो रंग बिरंगी दाग पड़ जाते हैं। तो लियो फेंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे डॉगी चान के पास स्पेशल एट्रीब्यूट है कि ये पॉइजन को यूज कर सकता है और पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, फिर इसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन कैसे काम कर सकता है। और इसी के साथ ही दूसरा लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के तुम्हें बस यहाँ पर इसको डॉज करना है, ये एक लॉर्ड बीस्ट है, लॉर्ड बीस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम दोनों यहाँ पर पॉइजन के साथ वर्ष हो चुके हो। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वो राइनो पांडा जो होता है फिर से अपने सिंग के अंदर से एक और बार अटैक करता है और ये अटैक जो होता है वो सीधा उस लड़के की तरफ होता है, लेकिन उसका फॉक्स जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे बचा सके। लेकिन इसी के साथ ही फॉक्स की बॉडी के अंदर एक होल हो जाता है और इस बात से वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागता हुआ आगे बढ़ता है। हमारे लियो फेंग के साथी भी कहते हैं कि ये क्या फॉक्स तो मर गई, उसकी बॉडी के अंदर सुराख हो गया है। तो लड़का भागता हुआ जैसे अपनी फॉक्स के पास जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर जाकर हाथ लगाता है जहाँ पर होल था, वो कहता है ये क्या, ये तो सिर्फ और सिर्फ पेंट है, इसकी बॉडी के अंदर कोई भी सुराख नहीं है। उसे तो ये यहाँ पर ऐसी लग रहा है जैसे इसकी बॉडी के अंदर एक होल हो गया है, लेकिन ये कोई होल नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पेंट है। तुम्हारा लियो फेंग कहता है कि मुझे भी यहाँ पर ऐसी लगा था जैसे मुझे पॉइजन हुआ हो, लेकिन यहाँ पर पॉइजन नहीं था बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ कलर वाले धब्बे थे। थोड़ी देर के बाद लियो फेंग की बॉडी के ऊपर से धब्बे भी हट जाते हैं और साथ ही उस फॉक्स की बॉडी के ऊपर से पेंट भी गायब हो जाता है। तो लियो फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी स्पेशल एबिलिटी है कि ये कलर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर उन कलर्स को डिसमेंटल कर सकता है। और वो लड़का भी कहता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर बेवकूफ बनाया, इसके पास कोई रियल फाइटिंग एबिलिटी नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कलर्स को यहाँ पर डिसमेंटल कर सकता है। तो इसी के साथ वो सामने की तरफ देख रहा होता है, यानी उस राइनो पांडा की तरफ। उसे लगता है कि राइनो पांडा के पास कोई खास स्किल नहीं है और इसी के साथ जब वो सामने देख रहा होता है तो इसी के साथ सामने से राइनो पांडा गायब हो जाता है। जब वो पीछे की तरफ घूमता है तो उसके पीछे राइनो पांडा खड़ा होता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जी, यहाँ पर कैसे पहुंच आया। और राइनो पांडा उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो लड़का उस अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हटते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो लियो फेंग होता है, तो उसने यहाँ पर अपने कलर्स को शिफ्ट किया होता है, कलर्स को शिफ्ट करके एक स्पेशल टेक्निक के साथ वो यहाँ पर हमारे लियो फेंग को यूज कर रहा था अपनी बॉडी की तरह और उसके साथ ही वो उसको पंच मार रहा होता है। तो हमारा लियो फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी इसका स्पेशल स्किल है कि ये किसी के साथ अपने कलर्स को स्विच करके उसकी बॉडी को यूज कर सकता है। तो दूसरा लड़का कहता है कि मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन लॉर्ड बीस्ट के सारे जो स्किल्स हैं ये काफी ज्यादा कमाल के हैं। चलो बस यहाँ पर यही देखना बाकी है कि क्या इसके पास कॉम्बैट एबिलिटीज भी हैं नहीं। और इसी के साथ दिखाते हैं कि राइनो पांडा जो होता है वो अपने पास एक बैम्बू ट्री को उखाड़ लेता है और उसको डंडा बनाकर वहां पर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो उसकी फॉक्सी जो होती है वहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड कर रही होती है। तो लड़का अपने फॉक्स से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से दूर रहना होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक कर पाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज वाला जो डंडे के साथ ही अटैक कर सकता है, तुम्हें इसके साथ दूर रहना होगा, लॉन्ग रेंज अटैक करने होंगे। तो फॉक्स जो होती है वो जंप करते हुए पीछे की तरफ फट जाती है अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए। जैसे वहां पर पीछे हटने के बाद अपनी पूंछ के अंदर से फायर निकालती है और फायर के साथ लॉन्ग रेंज अटैक करने लगती है। इसी के साथ ही डंडा उसके माथे के ऊपर लगता है, हालांकि डंडा उसके माथे से काफी ज्यादा दूर होता है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत सा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि डंडा इसके माथे के ऊपर कैसे लग गया। और डंडा जब उसके माथे पर लगता है तो वो जख्मी भी होती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ है। तो इसी के साथ ही जून लोगों से कहते हैं कि वहां पर जरा गौर से देखो, क्या तुम उसके डंडे के सामने वाले हिस्से को देख पा रहे हो। तो वो लोग उसके डंडे के सामने वाले हिस्से को देखते हैं तो उसने डंडे के सामने वाले हिस्से को यहाँ पर गिरगिट की तरह का कलर दिया होता है, यानी कि वो जिस भी चीज के सामने जाएगा वो हिस्सा जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा और वो दिखाई नहीं देगा, ताकि उसके डंडे की लेंथ काफी ज्यादा लंबी होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये फिर से यहाँ पर कलर चेंजिंग टेक्निक को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसके डंडे के एक्सटेंशन को देख नहीं पाए और उसने यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक कर लिया। लड़के के पास सिर्फ एक फॉक्स बेस ही था, इसी वजह से उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक करने वाले बेस नहीं होते। तो वो लियो फेंग से कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर मिलकर काम करें, एक बार हम लोग यहाँ पर इसको हरा दे, उसके बाद आपस में बांट लेंगे, यानी उसके पास फैसला कर लेंगे किसको ये मिलेगा। तो लियो फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही वो अपने दोनों बीस्ट को निकालता है, उसके पास पौधा चान होता है और साथ ही उसके पास डॉगी चान होता है। ये देखकर वो लड़का भी काफी हैरान होता है और कहता है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सोल्जर लेवल के ही बीस्ट है, मुझे तो लगा था कि इसके पास ज्यादा बीस्ट होंगे, इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम्हारा लियो फेंग जो होता है वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे बीस्ट को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये किस तरह से फाइट कर सकते हैं, इनकी फाइटिंग एबिलिटी तुम्हारी इस फॉक्सी से ज्यादा बेहतर है। और वो डॉगी चान से कहता है कि डॉगी चान चलो उसके ऊपर अटैक करो। तो डॉगी चान अपने सुसु के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जो कि सीधा राइनो पांडा के माथे के ऊपर गिरता है। फिर साथ ही हमारा लियो फेंग कहता है कि पौधा चान चलो जल्दी से
अपने बाजू अपने टेंटिकल्स को बढ़ाओ और उसको बाइंड कर लो। तो जैसे ही वो अपने टेंटिकल्स को आगे बढ़ाता है, उसको बाइंड करने लगता है, तो उसके टेंटिकल्स एक पत्थर के साथ टकराते हैं। तो इस बात से वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से राइनो पांडा निकलता है और उसने अपनी बॉडी को वहां पर मिट्टी का कलर दे लिया होता है और वहां पर से निकलकर वो पौधा चांद को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसके साथ ही वो पीछे गिर जाता है। लियू फेंग कहता है कि राइनो पांडा ने फिर से यहाँ पर स्पेशल स्किल को यूज किया। इसने वहां पर एक पत्थर को एक कलर दे दिया, यानी अपनी बॉडी जैसा कलर दे दिया, और हमें लगा कि राइनो पांडा वहां पर सामने खड़ा है, लेकिन असल में वो खुद मिट्टी का कलर लेकर ग्राउंड के अंदर चला गया था। इसी के साथ ही राइनो पांडा वहां पर फिर से अपने एक और स्किल को यूज करता है, और स्किल को यूज करता है तो वहां पर बहुत सारी रोशनी हो जाती है। वो सभी लोग अपनी आंखें कवर करते हैं और कहते हैं कि वो कहां पर चला गया, क्योंकि वहां पर से सामने से गायब हो चुका होता है। तो वहां लियू फेंग कहता है कि वो यहीं पर कहीं पर आसपास होगा, हमें उसकी मूवमेंट्स को यहाँ पर ट्रैक करना होगा, क्योंकि वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर उसने अपने कलर्स को हाइड किया होगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जबकि वो लड़का जो होता है, यानी दूसरा सेशन लड़का होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ, और वो अपनी फायर फॉक्स से कहता है कि जल्दी से अपनी फायर को रिलीज करो। जैसे वहां पर उसकी फॉक्स अपनी पूंछ के अंदर से फायर से रोशनी करती है, तो वहां पर उन्हें एक साया दिखाई देता है। तो वो लड़का कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुमने जहां पर अपने साय को तो छुपाया ही नहीं। वो फॉक्सी से कहता है कि फॉक्सी जाओ जाकर अटैक करो। तो इसी के साथ ही फॉक्स बीस्ट होता है, जैसे जाकर वहां पर उस साय के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर अपने साय को भी बहुत ही अच्छे से पेंट किया है, यानी कि इसने ग्राउंड के ऊपर अपना साया बनाया था, लेकिन असल में वो यहाँ पर था नहीं। इसी के साथ ही राइनो बीस्ट ऊपर से निकलता है और फॉक्सी के सर पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे फॉक्सी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और साथ ही राइनो पांडा फिर से अपने सींग के अंदर से एक स्पेशल स्किल को यूज करता है, जिससे उन सभी लोगों की आंखें घूमना शुरू हो जाती है और वहां पर बहुत सारे कलर्स उन्हें दिखाई देना शुरू होते हैं। तो वो उन लोगों को अपनी मेंटल डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के अंदर ले जाता है, जहां पर उनके आसपास की स्पेस के अंदर किसी भी जगह से निकलकर उनके पर अटैक कर सकता है। सबसे पहले वाला पंच जो होता है वो लड़के के मुंह पर पड़ता है, तो वो कहता है कि ये क्या, फिर साथ ही दूसरा पंच हमारे लियू फेंग को पड़ता है। वो कहीं पर किसी भी एंगल से निकलता है और उनके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। ज़ैंगी कहती है कि तुम लोग वहीं पर रुको, मैं हेल्प करने के लिए आ रही हूं, लेकिन एक ही पंच उसको भी जाकर पड़ता है। तो राइनो पांडा तो काफी सारे स्किल्स को यूज कर सकता है और इसके स्किल्स भी काफी ज्यादा ट्रबलिंग है। तो यहाँ पर ये लोग राइनो पांडा को कैसे हरा पाएंगे, और यहीं पर डॉगी चान को दिखाता है कि डॉगी चान जो होता है वो सब कुछ देखकर काफी कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि असल में डॉग्स जो होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं, उसी वजह से उसे कलर दिखाई नहीं दे रहे होते, यानी कि उसे वहां पर वो कुछ भी अजीब कलर नहीं दिखाई देते, बल्कि उसे सब कुछ सेम सेम ही दिखाई दे रहा होता है। जब पहले वहां पर लियू फेंग ने उसे अटैक करने का कहा था, तो असल में वो लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए अटैक कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि राइनो पांडा कहां पर खड़ा है। तो इसी के साथ ही डॉगी चान जो होता है वो देख रहा होता है कि राइनो पांडा कहां पर खड़ा है, तो वो लोग मार खा रहे होते हैं। तो इसी के साथ डॉगी चान आगे बढ़ता है और जाकर सीधा राइनो पांडा को अपनी पॉम के साथ जाकर पॉप आउट टेक्निक के साथ जाकर मारता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो एक अटैक के साथ राइनो पांडा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, बेहोश हो जाता है। और ये लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ैंगी कहती है कि ये क्या, यहाँ पर हमारे डॉगी चान इसको हरा दिया, ये लॉर्ड बीस्ट अब हमारा हुआ। तो जैसे वो यहाँ पर ये बात करती है, वो दूसरा लड़का जो होता है अपने पास एक स्पेशल रोप निकालता है और राइनो पांडा को इसके साथ बांधकर उसे अपने कंधे पे उठाता और कहता है कि बेवकूफो, तुम्हें किसने कह दिया कि ये तुम्हें मिलने वाला है, और वो वहां पर से भाग जाता है। तो ज़ैंगी कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, वो कमीना तो हमें यहाँ पर धोखा देकर भाग रहा है। लियू फेंग कहता है कि हमें उसका पीछा करना होगा। जैसे ये लोग उसके पीछे पहुंचते हैं, तो उसी के साथ ही वो लड़का जो होता है अपने पास से डेंडलियन एक स्पेशल बीस्ट को निकालता है, डेंडलियन जो कि उड़ सकता है, वो उसको निकालता है और साथ ही उसको एक्टिवेट करता है, जिसके साथ वहां पर उड़ना शुरू कर देता है और उस केव के अंदर से उड़कर बाहर निकल जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा लॉर्ड बीस्ट वो लेकर चला गया, वो हमारे हत्थे से निकल गया है, और उसके पास तो यहाँ पर एक फ्लाई करने वाला बीस्ट भी था। इसके साथ ही ज़ैंगी जो होती है वो अपने ग्रैंड मास्टर से कहती है, ग्रैंड मास्टर आपको नहीं लगता कि उसने यहाँ पर जिस स्पेशल रोप को यूज किया था वो रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल थी। तो सिस्टर जुई कहती है कि ये रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल क्या होती है। तो इसी के साथ वो उसको बताते हैं कि रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल जो होती है एक ऐसी चीज होती है, कैसी रोप होती है जिसके दोनों एंड के ऊपर स्पेशल क्रिस्टल्स लगे होते हैं, जो कि किसी भी किस्म के बीस्ट को बाइंड करने के लिए होती हैं। इस तरह के स्पेशल ब्रिडल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी के हंटर्स यूज करते हैं। इस तरह इसने यहाँ पर इस ब्रिडल को यूज किया है। मुझे लगता है कि ये उस फैक्शन का मेंबर हो सकता है जिसे फ्री फैक्शन कहा जाता है। तो ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोग जो है ये सारे के सारे बहुत ज्यादा करप्ट हैं, वो हमेशा इसी तरह के काम करते हैं। भी इस तरह के बहुत सारे कामों में उनके नाम आ चुके हैं। वो लोग बीज को चोरी करते हैं और बीज को चोरी करके ब्लैक मार्केट में जाकर उनको बेचते हैं, और वो लोग बहुत ही बुरे हैं और इसी वजह से वो लोग इस तरह के ब्रिडल्स को यूज करते हैं। ज़ैंगी बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि हम लोगों को यहाँ पर बीज मिला था, लेकिन इसी के साथ वो बीज को उड़ा कर ले गया, अब हम लोग क्या करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग फाइट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो सिस्टर जुई उन लोगों से कहती है कि अगर हमारा लॉर्ड बीज यहाँ से चला गया तो फिर हम लोग कोई और बीज ढूंढ सकते हैं। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक और लॉर्ड लेवल के बीज को ढूंढना आसान होगा, हम लोग चलो चलते हैं स्पिरिट मार्केट में चलते हैं, वहां पर जाकर अपने लिए एक बीज खरीद लेते हैं, हमारे लिए सबसे बेहतर यही रहेगा। और इसी के साथ उस लड़के को दिखाता है कि वो लड़का जो होता है वहां पर से काफी दूर निकल आता है और वो उस ब्रांच में जाता है जहां पर क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोग रहते हैं, जिसे टू ब्रांच कहा जाता है। वहां पर जो ब्रांच मास्टर होता है उसका नाम मास्टर 2 होता है। तो वहां पर आता है और कहता है कि मेरा नाम मो चुआन है, यहाँ पर मास्टर 2 से मिलने के लिए आया हूँ। जैसे जैसे वो वहां पर ब्रांच के अंदर जाता है तो हेडक्वार्टर के अंदर वहां पर बहुत सारे पिंजरे पड़े होते हैं। हर पिंजरे के अंदर वहां पर लोगों ने एक बीस्ट को बांध के रखा होता है। तो बहुत सारे बीस्ट लोगों ने पकड़ कर रखे होते हैं, क्योंकि इन सभी को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो मो चुआन जो होता है वहां पर अपने लॉर्ड लेवल के राइनो पांडा को लेकर उसके सामने पहुंचता है और कहता है कि मास्टर 2 देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तो मास्टर 2 से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल के बीज को पकड़ कर ले आओगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल दे दी थी, जिसकी मदद से तुम इसे लेकर आ पाए हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन नहीं करना चाहता, बस मुझे यहाँ पर मेरी आइस फॉक्स दे दो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ वो ताली बजाता है। जैसे वहाँ पर ताली बजाता है तो उसकी आइस फॉक्स को उसके सामने लाया जाता है। तो इसके पास 2 फॉक्स थी, एक फायर फॉक्स थी और एक आइस फॉक्स थी, दोनों जुड़वा फॉक्सेस थी। तो इसी के साथ ही फायर फॉक्स भागती हुई जाती है और जाकर उसके पास पिंजरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो हमारा मो चुआन भी भागता हुआ जाता है, जाकर आइस
आइस फॉक्स से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से निकाल लूंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जैसे वहाँ पर पिंजरे के पास जाता है, इसी के साथ एक रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल जो होती है उसकी फायर फॉक्स के साथ लिपट जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है। तो मोचवान चलाकर कहता है कि मास्टर डू, इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें फायर फॉक्स को भी ले जाने दूंगा और इसके साथ साथ आइस फॉक्स भी तुम्हें वापस दे दूंगा? आइस फॉक्स तो पहले मेरे पास थी, असल में मेरी नजर तुम्हारी फायर फॉक्स के ऊपर भी थी। कि मोचवान उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम कमीने घटिया इंसान कहेंगे, तुमने मुझसे झूठ बोला। इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा बीस्ट निकलता है, एक शैडो बीस्ट निकलता है और मोचवान को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के, हम लोग यहाँ पर किसी ऐसे को ऐसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? तुम हमारे लिए काम कर रहे थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने यहाँ पर अपने दोनों फायर फॉक्सेस भी हमें दे दिए, फायर और आइस फॉक्स, और साथ ही तुम यहाँ पर हमारे लिए एक लॉर्ड लेवल का बेस भी ले आए। और तुम्हारे जैसे कचरे को हमारे क्लैन ऑफ फ्रीडम को ज्वाइन करने की इजाजत नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ वरना यहीं पर मरोगे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पिरिट बीस्ट की मार्केट होती है। तो हमारा लियू फेंग और उसके साथी जो होते हैं मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर आकर अपने लिए बेस खरीद सकते हैं। तो उनके ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं कि हमारे पुराने ग्रैंड मास्टर ने बहुत सारा पैसा हमारे लिए छोड़ा है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर इस मार्केट में बेस खरीद पाएंगे। लेकिन वहाँ लियू फेंग को तो पता होता है कि वो ब्रोक है, और इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर जाती है शॉप ओनर के सामने जाकर उस अपने स्पेशल पासवर्ड को बताती है। तो वो कहता है कि नहीं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तुम्हारे ग्रैंड मास्टर कुछ भी छोड़कर नहीं गए। और इसी के साथ ग्रैंड मास्टर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? लियू फेंग लोगों से कहता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अपने पैसों को यहाँ पर यूज करके तुम्हारे लिए बेस खरीद सकता हूँ, मैं वो लेकर आता हूँ, मेरे पास यहाँ पर किसी के पास से पैसे उधार लेने हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको और अपने लिए बेस पसंद करो, जबकि मैं जल्दी से पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। तो लियू फेंग वहाँ पर उन्हें छोड़कर वहाँ पर से निकल पड़ता है, वहाँ सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, इस वक्त हम लोग मुश्किल में और मुझे पैसों की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पैसे कमाना, लेकिन पैसे कहाँ पर से कमाए जाएं? वो कचरे के ढेर पर चला जाता है, जहाँ पर कचरे को साफ करने के लिए वहाँ पर पैसे मिलते हैं। एक क्रेट को साफ करने के उन्हें काफी सारे पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो लियू फेंग वहाँ पर जाता है तो शॉप ओनर से कहता है कि यहाँ पर कचरे की एक क्रेट के तकरीबन यहाँ पर 20 रुपए देने पड़ते हैं। तो क्या तुम यहाँ पर सारे के सारे कचरे को साफ कर पाओगे? अगर तुम साफ करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक क्रेट के बदले में 20 क्रिस्टल्स दूंगा। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं ये सारा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जाओ जाकर अपना काम करो, मैं सारा का सारा काम कर दूंगा। और साथ ही वो यहाँ पर अपनी कुंचान को निकालता और कहता है कुंचान खाने का टाइम हो गया, चलो जल्दी से ये कर दो। तो कुंचान कचरा देखने के बाद कहती है बोबो, यानी कि मैं ये नहीं करूंगी। तो लियू फेंग कहता है प्लीज 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 यहाँ पर मेरी मदद कर दो ना, हमें यहाँ पर काफी मुश्किल में गुजरना पड़ा है, तो तुम अगर यहाँ पर मेरी मदद करोगी तो पैसे मिलने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर श्रिम्प्स खिलाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो उसकी मदद कर देती है। तो नेक्स्ट दिन फिर से वापस का दिखाया जाता है, जब वो लड़कियां वहां पर आगे बाजार में घूम रही होती हैं, वहीं पर वो नोटिस बोर्ड के पास से गुजरती हैं। तो जब वो नोटिस बोर्ड के पास से गुजरती है तो ज़ेंगी कहती है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये देखो, क्या तुम्हें इसकी शक्ल जानी पहचानी नहीं लग रही? तो वो लोग जब वहाँ पर नोटिस बोर्ड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लियू फेंग की पिक्चर होती है, साथ उसका डॉगी चान और पौधा चान, वो तीनों ही वहाँ पर होते हैं। ये देखकर सिस्टर यूई और सिस्टर ज़ेंगी दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये एक ठरकी है? तो ज़ेंगी सिस्टर यूई से कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक ठरकी हो सकता है? तो सिस्टर यूई से कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि उसने अपनी नेचर को छुपा कर रखा हुआ है ताकि किसी को पता ना चले। इसके साथ ही ज़ेंगी कहती है जो तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई, कल रात को कहीं उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं होगा, मैंने तो उसे कहा था कि मेरे करीब ही सोना ताकि मुझे डर न लगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसने मेरे साथ कुछ कर दिया हो। तो ग्रैंड मास्टर जो होती है वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी होती है, क्योंकि उस बेचारी को तो पता होता है कि वो पहले उसको गले लगाकर उसके साथ प्यार जता चुका है। वो वहाँ पर सोच रही होती है कि ये पोस्टर के ऊपर जो कुछ लिखा है मुझे लगता है ये सच हो सकता है। तो ग्रैंड मास्टर लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि व्हाइट पैलेस के लोगों को कोई गलत फहमी होगी, हमने जहाँ पर जिस लियू फेंग को अभी तक देखा है वो तो किसी भी एंगल से ठरकी दिखाई नहीं देता, तो हमें यहाँ पर उसके सामने ये बात नहीं आने देनी। तो इसी के साथ ही लियू फेंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सॉरी तुम्हें यहाँ पर वेट करवाया, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। तो वो लड़कियां जल्दी से वहाँ पर पोस्टर के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है हम लोग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। तो लियू फेंग कहता है क्या बातें कर रही हो, देखो मैं पैसे लेकर आया हूँ, चलो जहाँ पर तुम्हारे लिए बेस खरीदते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग मार्केट में बेस खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। लियू फेंग एक ठरकी है और उसके ऊपर यहाँ पर इल्जाम भी है कि व्हाइट पैलेस की लेडी के साथ इसने बदतमीजी की है और उसके साथ ठरकपना किया है। लेकिन वो लड़कियां जो होती हैं ये बात हमारे लियू फेंग के सामने जाहिर नहीं करती। लियू फेंग उनके साथ पैसे लेकर आता है, कहता है चलो तुम्हारे लिए बेस खरीदते हैं। और वो लोग आगे आगे चल रही होती है और साथ ही वहाँ पर आपस में बातें कर रही होती है कि ये यहाँ पर इतनी आजाद कैसे घूम सकता है, जबकि इसके ऊपर ठरकपने का इल्जाम लगाया गया है, कोई भी इसको पहचान सकता है। तो सिस्टर यूई से कहते हैं कि पोस्टर के ऊपर दी गई पिक्चर इतनी भी खास नहीं है कि उसके साथ यहाँ पर इसको पहचाना जा सके, इसी वजह से ये आजाद घूम रहा है। जबकि लियू फेंग सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर मार्केट में सभी लोग अपने बेस की तारीफें कर रहे होते हैं कि ये वाला बेस खरीद लो, ये वाला बेस खरीद लो। इसके साथ ही ग्रैंड मास्टर जो होती है वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बीस दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि ये बीस बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे ये चाहिए। और उस बीस का नाम बटर रैबिट होता है, क्योंकि वो एक रैबिट होता है, साथ उसके बटरफ्लाई के पंख भी होते हैं। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, ये एक बहुत ही अच्छा बेस्ट है, तुम इसको रख सकती हो, लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे लिए पैसे क्यों दे दोगे, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे से पैसे क्यों ले सकते हैं, तुमने अभी अभी यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया है। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि उधार समझकर रख लो, बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। और इसी के साथ सिस्टर यूई आगे बढ़ती है और कहती है मिस्टर ये क्या बात हुई, जरा क्या तुम इस बटर रैबिट को देख रहे हो, मुझे तो ये किसी भी एंगल से ताजा दिखाई नहीं देता, इसके पंख बहुत ज्यादा सूखे हुए हैं और ऊपर से इनके पंख का पेंट भी उतरा हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे ये अभी अभी यहाँ पर तुमने नया पेंट करके इनको रखा है, ऊपर से ये बिल्कुल ऐसे मुरझाया हुआ लग रहा है। तो वो शॉपकीपर जो होता है वो कहता है कि मैडम आप यहाँ पर भाजी तरकारी खरीदने के लिए नहीं आई, बल्कि आप यहाँ पर बीस लेने के लिए आई हैं, आप यहाँ पर किस तरह की ताजी और मुरझाई की बातें कर रही हैं। लेकिन वो शॉपकीपर जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर रेट कम कर देता है और इसी के साथ ही वो कम रेट में उसको खरीद लेते हैं। जब वो उसको खरीद लेते हैं इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर जू जो होती है अपनी पावर्स को यूज करते हैं, अपने
अपने स्पिरिचुअल स्पेस के साथ उस बटर रैबिट को अपना कॉर्पोरेट बना लेती है, यानी कि वो उसका बीस्ट बन जाता है और उसी के साथ वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ज़ैंगी कहती है कि मुझे यहाँ पर एक क्यूट वाला नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ऐसा बीस्ट चाहिए जिसे देखने के बाद सभी के पसीने छूट जाए। तो उसे वहाँ पर एक पौधे टाइप का बीस्ट दिखाई देता है जिसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कांटे होते हैं। तो उस बीस्ट का नाम थॉर्न लमार होता है। तो वो कहती है कि मुझे ये वाला थॉर्न लमार चाहिए और इसी के साथ ही सिस्टर यूई से कहती है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इसके साथ बहस करती हूँ और जाकर कहना शुरू करती है कि यार ये इसका वो है। तो वो बंदा उसे कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि आप वाकई में यहाँ पर भाजी तरकारी खरीदने के लिए आई हैं, क्योंकि सिस्टर यूई किचन में संभालती थी और इसी वजह से वो मार्केट में जाकर सब्जी खरीदती थी। इसी वजह से यहाँ पर बीस्ट की भी वो सब्जी के हिसाब लगा रही होती है। तो इसी के साथ ही वो लोग वो बीस्ट भी खरीद लेते हैं। उसके बाद सिस्टर यूई से पूछा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा बीस्ट चाहिए। तो यूई कहती है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल ताजा फ्रेश बीस्ट चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर ताजा फ्रेश बीस्ट कहाँ पर मिलेगा। और जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही राइनो पांडा दिखाई देता है। उस राइनो पांडा को वहाँ पर देखते वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि शॉपकीपर उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इसको खरीदना चाहते हो। ग्रैंड मास्टर ज्योतिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है ये लोग क्लैन ऑफ फ्रीडम से हैं और ये लोग यहाँ पर हमारे राइना पांडा को बेच रहे हैं जिसको हम लोग कल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारा पांडा है। तो ज़ैंगी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारे पांडा को यहाँ पर क्यों रख सकते हैं। तो ग्रैंड मास्टर कहती है कि तुम यहाँ पर पीछे रहो और मैं जाकर इनसे निमट कराती हूँ। इन जैसे लोगों से निमटना मुझे अच्छे से आता है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है ये वाला जो राइनो पांडा है ये हमारा बीस्ट है, कल हम इसे पकड़ वाले थे, हमने डॉगी चान इसको हराया था और उसके बाद एक लड़का इसे उठाकर भाग गया था, हमें ये वापस चाहिए। तो वो बंदा उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या बकवास किए जा रही हो, ये राइनो पांडा हमारा है और अभी तक इसने किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, यानी कि किसी को अपना मास्टर नहीं बनाया, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही वो पांडा भी वहाँ पर जोर जोर से गड़गड़ करना शुरू कर देता है। तो वो लड़का आगे बढ़ता है, जाकर उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनकर इस तरह से शोर क्यों मचा रहे हो, वरना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो वो लोगों से कहता है कि यहाँ पर क्लैन ऑफ फ्रीडम के पांडा के साथ पंगा मत लो, वरना तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, अगर खरीदना नहीं है तो चले जाओ। साथ ही वो लोगों से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर ड्रेसेस को देखने के बाद वो लगता है कि तुम लोग लिंग्जाओ क्लैन से हो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि शुक्र नहीं करते कि लास्ट टाइम हमारे क्लैन ऑफ फ्रीडम ने तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारा था, तुम्हें से आदू को जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन लगता है कि इस बार तुम सभी लोग मरना चाहते हो, इस बार तुम सभी लोग मारे जाओगे। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर ये बात करने की। और ल्यू फैंग भी वहाँ पर अपने दोनों बेस को रिलीज कर लेता है। वो शॉपकीपर उनसे कहता है क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर मार्केट में फाइट करना चाहते हो, क्या तुम लोग वहाँ पर उन लीग के गार्ड्स को नहीं देख रहे, अगर तुम यहाँ पर फाइट करोगे तो फिर तुम्हें सजा होगी और साथ ही तुम्हारे बेस को भी छीन लिया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारी ज़ैंगी जो होती है वो आगे बढ़ती है और जाकर लॉर्ड पांडा से कहती है लॉर्ड पांडा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। और वो जाकर उसे एक पेपर दे देती है, पेपर नहीं सॉरी एक कपड़ा दे देती है और उसे कहती है क्या तुम इस बंदे को सबक सिखाना चाहते हो। और इस जब क्योंकि वो बंदा जो होता है शॉपकीपर जो होता है वो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के साथ बहस कर रहा था, इतनी देर में वहाँ पर पीछे से पांडा गायब हो जाता है। तो वो उसे कहते हैं कि देखो पांडा गायब हो गया। तो शॉपकीपर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर उसने ग्राउंड के ऊपर एक होल ड्रा किया होता है अपनी पेंटिंग टेक्निक के साथ। तो वो जल्दी से भागता हुआ जाकर ताले को खोलता है और कहता है कि वो कहाँ पर जा सकता है, अभी तो यहीं पर था। और जैसे वो ताला खोलता है दरवाजा खुलता है, इसी के साथ ही लॉर्ड पांडा जो होता है उसके मुंह पर जबरदस्त पंच मारता है और इसी के साथ ही वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि लॉर्ड पांडा ने ये क्या किया, जब ज़ैंगी ने उसे कपड़ा दिया था तो उसने कपड़े के ऊपर पेंटिंग की जिसके साथ उसने वहाँ पर सेल बनाया और उस सेल के पीछे जाकर छुप गया, यानी कपड़ा सामने करके सेल बनाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और साथ उसने ग्राउंड के ऊपर एक होल ड्रा किया था। और पांडा जो होता है वहाँ पर से बाहर निकलने के बाद अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है, सीधा डॉगी चान की तरफ देखता है और डॉगी चान की तरफ देखने के बाद वो आगे बढ़ता है। जैसे डॉगी चान ने उसको पॉप आउट टेक्निक से मारा था बिल्कुल वैसे जाकर उसके कानों पर दम से मारता है और इसी के साथ ही डॉगी चान वहीं पर गिर जाता है। तो ल्यू फैंग कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी से बदला लेना चाहता है, लेकिन इसी के साथ ही वो राइनो पांडा जो होता है वहाँ पर अपने रिंग को ओपन करता है, वहाँ पर उनके सामने बैठ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर कॉर्नेट बनाना चाहता है, इसका मतलब यह है कि अपना मास्टर चूज करना चाहता है। मास्टर कहते हैं कि अब जबकि खुद इसने यहाँ पर अपना सर्कल शो किया तो उसका मतलब यह है कि हमारे साथ ये कॉर्नेट करना चाहता है, लेकिन हमें से किसी की स्पिरिचुअल स्पेस इतनी बड़ी नहीं है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर बटर रैबिट है और इसी के साथ ही वो फुल हो चुकी है, मैं उसे तो नहीं छोड़ सकती। जबकि ज़ैंगी कहती है कि मेरी स्पेस तो इतनी है ही नहीं। तो सिस्टर यूई कहती है लेकिन ये हमारे साथ यहाँ पर कॉर्नेट क्यों बनाना चाहेगा, इसने अभी भी यहाँ पर लिटिल डॉगी चान को बुरी तरह से पीटा है। तो इसी के साथ ही वो पांडा जो होता है पेंटिंग के साथ उन्हें ब्लड दिखाई देता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर बदला लेना चाहता है, जैसे खून का बदला खून होता है, तो वो वहाँ पर समझ जाते हैं। और इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर कहते हैं तो फिर ठीक है हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉर्नेट बनाना होगा। तो ग्रैंड मास्टर और ज़ैंगी क्योंकि उन दोनों के पास तो पहले से अपना अपना बेस्ट है और वो दोनों यहाँ पर इसके साथ कॉर्नेट नहीं बना सकती। और इसी के साथ ही वो ल्यू फैंग से कहता है कि ल्यू फैंग तुम्हारे पास भी तो यहाँ पर 2 सोल्जर रैंक के बेस्ट है और लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर इसके साथ ये बना पाओगे, यानी कॉर्नेट बना पाओगे, इसे अपना बेस्ट बना पाओगे। तुम्हारा ल्यू फैंग उन लोगों से कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि सिस्टर यूई को इसके साथ अपना कॉर्नेट बनाना चाहिए। तो वो ज़ैंगी जो होती है वो सिस्टर यूई से कहते हैं कि सिस्टर यूई अब जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जिसके पास बेस्ट नहीं है, तो फिर ठीक है तुम इसे रख लो। तो वो कहती है मैं इसे कैसे रख सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर कॉर्नेट बनाया कैसे जाता है, मैंने अभी तक पहले कभी कोई बेस्ट पकड़ा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी स्पिरिचुअल स्पेस कितनी है। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम ये कैसे कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पहले कोई बेस नहीं है, तो लगता है कि तुम इसको अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर रख पाओगे। और इसी के साथ ही उसे बताती है कि अपने हाथ को सामने करो और साथ ही फोकस करो, अपने आप को फोकस करो और साथ ही अपने रिंग को वहाँ पर एक्टिवेट करो। तो इसी के साथ ही ज़ैंगी वहाँ पर रिंग को एक्टिवेट कर दिया, तो उसकी काफी छोटी सी रिंग होती है, यानी कि लॉर्ड पांडा भी वहाँ पर सोच रहा था कि मैं इस रिंग के अंदर नहीं जा सकता। और इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ती है, उसके हाथों को सीधा करवाती है और कहती है कि तुमने अपनी पोजीशन को ठीक नहीं रखा हुआ, अपने हाथों की पोजीशन को ठीक रखो, उसके बाद तुम यहाँ पर सर्कल को ठीक से बना पाओगे। जैसे वो हाथों को सीधा करती है तो सर्कल का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि वहाँ पर इस तरह के 10 लॉर्ड पांडा आ सकते हैं। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया। और इसी के साथ ही लॉर्ड पांडा जो होता है वहाँ पर से गायब हो जाता है और उसका
कॉर्नेट बन जाता है, यानी कि उसका अपना बीस्ट बन जाता है, उसके स्पेस के अंदर चला जाता है। पर अब जबकि इन तीनों के पास अपने अपने बीस्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पर सिस्टर जुई को बीस्ट पांडा मिल जाता है, लॉर्ड पांडा मिल जाता है और वो यहाँ पर उसे अपना कॉर्नेट बना लेती है। तो ज़ेंगी कहती है कि तुमने यहाँ पर कर लिया, अब तुम्हें बहुत सा बताएगा, तुम्हें यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट मिल गया है। तो वो खुद यहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या, जबकि वो दोनों से कहते हैं कि हमारे बीस्ट मास्टर यानी बीस्ट टेम्पलर ने यहाँ पर तुम्हारे बारे में कहा था ना कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ओरिजिन है वो बहुत ज्यादा खास है और तुम यहाँ पर बहुत ही महान काम करने के लिए बनी हो। साथ ही लियू फेंग को साइड के ऊपर से बीस्ट की आवाज आती है, वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर फायर फॉक्स और आइस फॉक्स दोनों बैठी होती हैं और वो उसके सामने वहाँ पर आवाज आ रही होती है। तो लियू फेंग कहता है कि लगता है जो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, और इसी के साथ ही फायर फॉक्स जो होती है वहाँ पर आइस फॉक्स के सर में मार दिया, फिर साथ ही रस्सी के साथ उसको बांध दिया, फिर रस्सी के साथ बांधकर उसको पीटना शुरू कर देती है और फिर साथ ही वो दोनों उसके सामने रोना शुरू कर देती हैं। तो लियू फेंग कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर ये बताना चाहती है कि इनके मास्टर को किसी ने पकड़कर बांध रखा है और उसे पीट रहे हैं। तो हमारी सिस्टर जू कहती है कि यहाँ पर इन दोनों को इस मार्केट में क्यों बेचा गया है, क्योंकि ये तो उस लड़के उस मोचवान की बीस्ट है, फिर यहाँ पर इनको क्यों बेचा गया होगा। ज़ेंगी कहती है मुझे लगता है कि उस लड़के ने इन दोनों को भी यहाँ पर फेंक दिया होगा। तो सिस्टर जू कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, मुझे लगता है कि वो क्लैन ऑफ फ्रीडम का मेंबर नहीं होगा बल्कि उसे यहाँ पर धोखा दिया गया है। तो ज़ेंगी कहती है तो फिर हमें यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं क्योंकि हम इसकी मदद नहीं करेंगे। तो हमारा लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उसको जान से इसलिए नहीं मारे क्योंकि अगर उन लोगों ने यहाँ पर इन दोनों बीस्ट के मास्टर को मार दिया तो इनके साथ जो कॉर्नेट है उसे खत्म होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पर उस लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं कि वो खुद से यहाँ पर इन दोनों बीस्ट के कॉर्नेट को खत्म कर दे तो फिर उनके लिए ये काम आसान हो जाएगा। तो सिस्टर जू कहती है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे स्पिरिट बीस्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोगों से फाइट कर सकें। तो लियू फेंग कहता है कि क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोगों के बारे में बताओ कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहती है कि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग यहाँ पर उनके टू ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे इलाके में है। यहाँ पर उनका जो मास्टर है उसका नाम मास्टर 2 है, लेकिन लास्ट टाइम जब हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे उनके साथ 3 लॉर्ड लेवल के बीस्ट थे, वो सिर्फ और सिर्फ उसके हेंचमैन थे, उसके लेफ्ट राइट और सेंट्रल एनवाइज थे और उनका मास्टर खुद वहाँ पर अपीयर भी नहीं हुआ था। हो सकता है कि उसके पास ज्यादा पावरफुल बीस्ट हो। लियू फेंग कहता है कि मेरे साथ आओ, हम पहले जाकर अपने क्लैन में वापस जाकर कुछ लेते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें देखना चाहिए। और इसी के साथ ही वो लोग क्लैन में वापस आ जाता है। जब वो वापस आते हैं तो लियू फेंग अपने डॉर्मिटरी रूम के अंदर से जाकर एक पेपर लेकर आता है और कहता है जब मैं रात को यहाँ पर सो रहा था तो सुबह के वक्त स्पाइक करते हुए मुझे ग्राउंड के ऊपर से ये चीज मिली, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा खास है। तो इसी के साथ ही वो लोग उस पेपर को ओपन करते हैं। सिस्टर जू उसको पढ़ रही होती है और कहती है कि जो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर की तरफ से एक नोट है, ग्रैंड मास्टर ने इसके नीचे लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर तीसरे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना होगा, उसके अंदर में कुछ मिलेगा जो सेक्टर के लिए है। और इसी के साथ ही वो तीसरे पेड़ के नीचे चले जाते हैं, वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है और उसके ऊपर एक पेपर पड़ा होता है। तो सिस्टर जू जो होती है उस पेपर को भी पढ़ती है, वो कहती है कि यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे बारे में लिखा हुआ है। लियू फेंग ने अपनी पास्ट लाइफ में इस नोट के ऊपर लिखा था, तो वहाँ पर लिखा होता है कि अगर तुम लोग इस नोट को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर इस बारे में ज्यादा उदास मत होना। ये मत सोचना कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही बुरी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन यहाँ पर उम्मीद का दामन मत छोड़ना, तुम लोग यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन को खुद भी आगे बढ़ा सकते हो, मेरे बिना भी इस क्लैन को तुम लोग आगे बढ़ा सकते हो। यहीं पर इस बॉक्स के अंदर मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इसके साथ अपने बेस को पावरफुल बना सकते हो, दोबारा से लिंगजाओ क्लैन को खड़ा कर सकते हो। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ ही हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके साथ ही वो लोग इस बॉक्स को ओपन करते हैं। जब वो बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी 20 पिल पड़ी होती है। तो वो कहती है कि इसके अंदर तो बहुत सारी 20 पिल पड़ी हुई है, इनको यूज कैसे करना है। तो वहाँ पर उसके अंदर पेपर होता है जिसके ऊपर तरीका भी लिखा होता है। तो नेक्स्ट में टू ब्रांच का दिखाया जाता है, क्लैन ऑफ फ्रीडम का, जहाँ पर उन लोगों ने मोचवान को बांध रखा था, साथ उसके ऊपर थंडर के साथ अटैक कर रहे होते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तो लॉर्ड 2 से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर हार मान लो, दोनों बेस के साथ कॉर्नेट खत्म कर दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर तुम मुझे उसी वक्त मार डालोगे, क्योंकि उसके बाद तो मेरा कोई यूज नहीं रहेगा। तो वो उसे कहता है तुम काफी ज्यादा समझदार हो, अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो तो फिर यहाँ पर जल्दी करो ना। इसके साथ ही मास्टर 2 को बाहर से आवाज आना शुरू हो जाती है जैसे कि उनके लोगों के ऊपर अटैक हो रहा हो। तो वो कहता है कि क्या हो रहा है। तो एक गार्ड भागता हुआ आता है और कहता है कि सर एक बुरी न्यूज है, वो दोनों फॉक्सेस जो है वो एक बंदे के साथ यहाँ पर वापस आई है, उनके साथ एक और लड़का है जिसके पास उसके अपने बेस्ट हैं और वो लोग आकर हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ उस लड़के के ऊपर थॉर्न्स के साथ अटैक होता है, यानी कांटों के साथ अटैक होता है और वो भी काफी जख्मी हो जाता है। कहता है कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ 2 और लोग भी हैं, 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। तो वहाँ पर वो तीनों लड़कियां भी उसके साथ ही होती है और उन लोगों ने अपने बेस्ट को इवॉल्व कर लिया होता है, यानी कि वो सभी लोग चैंपियन मैक्स लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। मास्टर 2 कहता है कि इनके कपड़े देखकर तो लगता है कि ये लोग लिंगजाओ क्लैन से हैं। तुम्हें क्या लगता है कि लिंगजाओ क्लैन के ये लोग यहाँ पर हमें हरा पाएंगे? ये टू ब्रांच को हरा सकते हैं क्योंकि इन लोगों को हमने लास्ट टाइम बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और ये लोग अपने कमजोर बेस्ट के साथ हमें नहीं हरा पाएंगे। मास्टर 2 लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आओगे और आकर हमारी टू ब्रांच को हरा दोगे? और इसी के साथ ही वो अपने तीनों जनरल्स को बुलाता है, तीनों जनरल्स वहाँ पर उनके सामने अपीयर होते हैं। तो मास्टर 2 कहता है कि मुझे यहाँ पर खुद तुमसे फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे तीनों जनरल्स यहाँ पर काफी है तुम सभी को उठाकर बाहर फेंकने के लिए। तो सबसे पहले जो राइट जनरल होता है वो अपने पास से अपने बेस को रिलीज करता है और कहता है कि मेरा बेस यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता है। जब किसी के साथ ही लॉर्ड पांडा को दिखाते हैं कि वो जो पांडा चान होता है वो जल्दी से भागता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये कहाँ पर जा रहा है। तो पांडा चान जो होता है वो जाकर मोचवान के करीब पहुंच जाता है, मोचवान के मुंह पर जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो वो जाकर फिर साथ ही उसके गले में रस्सी डालता है और उसे खींचना शुरू कर देता है। तो सिस्टर जुई से कहती है कि पांडा चान प्लीज ऐसा मत करो, ये यहाँ पर अपना बदला लेने का वक्त नहीं है। जबकि पांडा चान उसकी तरफ घूर कर देखता है तो सिस्टर जुई कहती है कि यहाँ पर मास्टर कौन है और यहाँ पर इसका कॉवेनेंट कौन है, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि ये मेरे कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है। और इसी के साथ उसके पीछे जो होती है वो दीवार टूटती है और इसी के साथ ही सिस्टर जुई वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर उसके सामने जो जनरल
होता है उसने अपने बीस्ट को रिलीज किया था और उसके बीस्ट का नाम डायमंड गोलम होता है। तो डायमंड गोलम जिसकी बॉडी डायमंड से बनी होती है वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो उसे कहता है कि लड़की अब यहाँ पर तुम मरने वाली हो, और इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अटैक करता है तो लॉर्ड पांडा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस डायमंड गोलम के पंच को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसे ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और इसी के साथ ही वो लॉर्ड पांडा जो होता है वो अपनी मास्टर को उठाकर पीछे फेंक देता है और फिर साथ ही वहीं पर उसके साथ फाइट करना शुरू करता है। लेकिन डायमंड गोलम जो होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। सिस्टर जूही कहती है कि इतना भी अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर शांत रहकर इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा और यहाँ पर पांडा चांद की मदद करनी होगी मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं उसकी मास्टर हूँ, मुझे उसे बताना होगा कैसे फाइट करनी है। तो वो उसे कहते हैं कि अपने पेंटिंग स्किल्स को यूज करो, यहाँ से भागो। लेकिन लॉर्ड पांडा जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद थूक देता है, फिर साथ ही वहां पर सामने डायरेक्ट फाइट करने के लिए चला जाता है। वो गुस्से के साथ जाकर गोलम को एक जबरदस्त पंच मारता है। सिस्टर जूही कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। और सिस्टर जू से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर उसके एक्शंस को देखकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे समझने की कोशिश करो। और इसी के साथ ही वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर इसको कैसे कंट्रोल करूँ, मैं इसे कैसे समझूंगी। ये पांडा तो यहाँ पर किसी भी तरह से मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। पांडा वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर उसके साथ डायरेक्टली फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो डायमंड गोलम उसकी बॉडी डायमंड की बनी बहुत ज्यादा हार्ड है, तो पांडा उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता। तो जनरल उसे कहता है कि बेवकूफ पांडा कहीं, कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी फ्लैश की बॉडी के साथ इसकी डायमंड की बॉडी को हरा सकते हो। तो पांडा इसी के साथ फिर से चिल्लाता हुआ उसके साथ अपने सींग को जाकर टकराता है, जबकि दूसरी तरफ उस लड़के मोचवान को दिखाता है कि वो भी आजाद हो जाता है और वो अपनी जैकेट पहनता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, मैं यहाँ पर से निकल चलता हूँ, जबकि ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। जैसे वो जाने लगता है उसकी दोनों फॉक्सेस भागती हुई उसके पास आ जाती हैं। तो वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, और इसी के साथ ही फॉक्सेस उसे उसकी तरफ इशारा करके बताती है कि हमने उनके लोगों के साथ आए, उनकी मदद ली है। मोचवान उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इनकी मदद लेकर यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो। तो इसी के साथ ही वहाँ पर तीसरी जनरल जो होती है उसके सामने अपीयर होती है, और जनरल जो होती है अपने पास से अपने बीस्ट को रिलीज कर दिया, जो कि एलिमेंटल टाइप बीस्ट होता है, यानी कि वो बिजली का बना हुआ बीस्ट होता है। तो वो उसे कहते हैं कि मोचवान तुम कहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हो। इसी जनरल वहाँ पर अपने पास से अपने इलेक्ट्रिकल बीस्ट को रिलीज करते हैं, और उसका इलेक्ट्रिकल बीस्ट जो होता है वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है मोचवान के ऊपर। तो मोचवान कहता है कि मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जा सकता, मुझे भी यहाँ पर इनका साथ देना होगा, यहाँ पर इनको हराने में मदद करनी होगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। और इलेक्ट्रिकल बीस्ट जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है। तो मोचवान जंप करते पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ ही अपने दोनों बीस्ट से कहता है कंबाइन अटैक करो। और उसकी दोनों आइस और फ्लेमिंग बीस्ट जो होती है वो एक दूसरे के साथ मिलती है और घूमकर वहां पर उसके ऊपर अटैक करती हैं। वो दोनों जाकर जैसे वहां पर उस इलेक्ट्रिकल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसके बॉडी के आर पार हो जाती हैं। जनरल वहां पर हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि बेवकूफ लड़के, तुम एक बीस्ट मास्टर हो, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ पर एलिमेंटल टाइप के जो बीस्ट होते हैं उनकी बॉडी की जो कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, यानी कि तुम इसके ऊपर अटैक करके इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस एलिमेंटल बेस वन को मैं कैसे हराऊंगा, मुझे यहाँ पर इसकी कोर को हराना होगा, यानी कि इसकी कोर को तोड़ना होगा, तभी ये बीस्ट मरेगा। और इसी के साथ ही वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर किसी अकेली फाइट करनी पड़ेगी। जबकि पीछे दिखाते हैं ज़ेंगी और सिस्टर जू जो होते हैं वो लोग वहां पर दूसरे जनरल से फाइट कर रहे होते हैं। दूसरे जनरल ने वहां पर अपने गोलम को रिलीज किया होता है। उसका गोलम जो होता है वो मिट्टी से बना होता है, लेकिन उसके पास यहाँ पर उसके पास स्पेशल क्या कहते हैं प्रपल्शन होती है, जिसके साथ वो उड़ सकता है। उसका डिफेंस भी अच्छा होता है और साथ ही उसकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो सिस्टर ज़ेंगी और सिस्टर जू दोनों वहां पर अपने अपने बेस के साथ उनसे फाइट करने वाली हैं। तो सिस्टर ज़ेंगी जो होती है उसके पास उसका लामार होता है, जबकि सिस्टर जू उसके पास उसका रैबिट होता है। और इसी के साथ ही लामार जो होता है वो जाकर रैबिट चांद को उसके मुंह के ऊपर जाकर चाट देता है। जब उसे चाटता है तो उसकी बॉडी के अंदर से विंग्स नहीं स्पाइक्स निकल आते हैं। और इस बार उसका रैबिट चांद जो होता है वहां पर रोना शुरू कर देता है और वो रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो सिस्टर जू से कहते हैं कि नहीं तुम गंदा नहीं दिख रहे, जबकि ज़ेंगी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसने जानबूझकर इसको चाटा है ताकि इसके बॉडी के अंदर स्पाइक निकल आ जाए। स्पाइक निकलने की वजह से इसका डिफेंस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी के साथ ही रैबिट चांद जो होता है वहां पर अपने स्प्रिंकल्स को यूज करते हुए उसको वहां पर हीलिंग पोशन देता है और दोनों यहाँ पर कंबाइन अटैक करने वाली है। ज़ेंगी कहती है चलो फिर ठीक है लामार चांद जल्दी से अपने स्पाइक्स के साथ अटैक करो। तो अपने स्पाइक्स के साथ गोलम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोलम जो होता है वो सभी अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। और इसी के साथ ही वो अपनी प्रपल्शन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, यानी लामार के ऊपर अटैक करता है। तो ज़ेंगी कहते हैं कि लामार चांद यहाँ पर अपने आप को बॉल बना लो, यानी कि थॉर्निंग बॉल बन जाओ। और वो बॉल बन जाता है जिसकी वजह से उसका प्रपल्शन जो होता है उसके साथ टकराता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। और इसी के साथ ज़ेंगी उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर रोटेटिंग बॉल बनो, और वो बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए जाकर उसके साथ टकराता है, लेकिन टकराने के साथ ही उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि वो मिट्टी से बना होता है और उसका डिफेंस काफी ज्यादा अप होता है। तो लामार जो होता है वहां पर पीछे की तरफ फट रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ज़ेंगी से कहते हैं जल्दी से पीछे हटो। लेकिन अब काफी देर हो जाती है क्योंकि वहां पर एस्पिरेटिंग बीस्ट जो होता है वो अपने पांव को सामने करता है और साथ ही प्रपल्शन को उसके ऊपर छोड़ता है, जिसकी वजह से लामार जो होता है उसके साथ हिट होने के बाद उड़ता हुआ पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है और उसकी बॉडी जख्मी हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर हीलिंग प्रोपोर्शन को यूज किया गया है, इसी के साथ उसकी बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाती है। और रैबिट चांद जो होता है वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए साथ ही अपने पंखों को घुमाता है और उसके ऊपर अपनी इल्यूसिनेशन टेक्निक को यूज करता है, लेकिन क्योंकि उस एस्पिरेटिंग बीस्ट के पास आंखें नहीं होती इसी वजह से वो एल्यूसिनेट नहीं होता और वो उसके ऊपर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से रैबिट चांद भी नीचे गिर जाता है और होना शुरू कर देता है। कहते हैं कि हम दोनों तो मिलकर भी यहाँ पर इस एस्पिरेटिंग बीस्ट को नहीं हरा पा रहे। और पीछे ल्यू फेंग की तरफ देख के वो कहते हैं कि ब्रदर ल्यू फेंग यहाँ पर मास्टर 2 से फाइट कर रहा है ताकि हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके, हम लोग ये कर सकते हैं। सिस्टर जू से कहते हैं कि हमें दोनों को मिलकर यहाँ पर इसको हराना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारे ल्यू फेंग को दिखाते हैं कि ल्यू फेंग जो होता है अपने बेस्ट को रिलीज करके मास्टर 2 के सामने खड़ा होता है। मास्टर 2 से कहते हैं कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम लिंगजाओ क्लैन के मेंबर नहीं हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारी वजह से उनको इतनी हिम्मत मिली है कि उन्होंने हमारी ब्रांच के ऊपर अटैक कर दिया, तो तुम यहाँ पर इन कमजोर बेस्ट के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सुपर पावर के साथ इनकी मदद कर सकते हो? तुम्हारे ल्यू फेंग से कहता है कि तुम्हारे क्लैन ऑफ फ्रीडम के बारे में हमारे लिंगजाओ क्लैन के वक्त में तो कोई जानता भी नहीं था, तुम्हारे
तुम्हारे जैसा एक नेमलेस क्लैन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मैं लिंग्जाओ क्लैन के बारे में इस तरह की बात करने की। मैं एक एक मेंबर को ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा। मास्टर 2 से कहते हैं कि तुम बातें तो काफी ज्यादा अच्छी करते हो, लेकिन देखते हैं कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। और इसी के साथ ही मैं लियू फेंग के पीछे से एक बड़ा सा डार्क फैंटम बीस्ट निकलता है। तो वो एक डार्क फैंटम होता है, यानी कि वो बीस्ट होता है लेकिन वो साय से बना होता है। जैसे वो पीछे से मैं लियू फेंग के ऊपर अटैक करता है, मैं लियू फेंग जल्दी से जंप करते हुए आगे की तरफ निकलता है ताकि वो उसके अटैक को अवॉइड कर सके, लेकिन वो अपने बाजू को लंबा करके मैं लियू फेंग की पीठ पे अपना पंजा मारता है, जिसकी वजह से लियू फेंग जख्मी हो जाता है, उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो डोगी चान और उसके साथ उसका पौधा चान भी काफी हैरान होते हैं। तो मास्टर 2 से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक अल्टीमेट लेवल यानी कि एक अल्टीमेट लेवल 7 और 7 में लॉर्ड टाइप के बीस्ट को हरा सकते हो। मैं लियू फेंग से कहता है कि मुझे बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ी देर के लिए बिजी रखना है, जब तक कि लिंग्जाओ क्लैन के बाकी सभी मेंबर तुम्हारे जनरल्स और बाकी के सभी को हरा दें, उसके बाद तुम्हें सभी लोग मिलकर यहाँ पर हराएंगे। तो वो कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वो कमजोर से फ्रेंड वहाँ पर मेरे जनरल्स के सामने हरा पाएंगे? सभी के पास लॉर्ड लेवल के बीस्ट है, उनमें से कोई भी यहाँ पर किसी को भी नहीं हरा पाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट सिस्टर जुई का दिखाया जाता है कि जो उदास होकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी होती है, क्योंकि वो अपने बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही पांडा चान उड़ता हुआ सीधा आकर उसके पास पटकता है, बहुत ही बुरी हालत में जख्मी होता है। तो इसी के साथ ही सिस्टर जुई कहती है, पांडा चान तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? जबकि जनरल जो होता है वो अपने बीस्ट की तरफ देखता है तो उसके बीस्ट की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। उसका जो डायमंड गोलम होता है उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है, ठीक है, वो फाइट करने की कंडीशन में नहीं होता। पांडा चान और डायमंड गोलम दोनों यहाँ पर हार चुके हैं। तो वो जनरल कहता है कि अब जबकि बीस्ट हार चुके हैं तो उसका मतलब यह है कि बीस्ट मास्टर को आपस में फाइट करनी होगी, और जो यहाँ पर एक दूसरे को मारेगा वही यहाँ पर इस फाइट का विजेता होगा। और वो जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर सिस्टर जुई को उसको गले से पकड़ लेता है, उसका गला दबाना शुरू करता है, कहता है तुम्हारी जैसी कमजोर औरत को मारना तो मेरे लिए यहाँ पर एक चींटी को मारने के बराबर है। जैसे ही वहां पर उसे नीचे गिरा लेता है और जाकर उसका गला दबा रहा था और उसे मारने वाला होता है, इसी के साथ ही पांडा चान उठकर खड़ा हो जाता है। पांडा चान उठकर खड़ा होता है, साथ ही अपने पंजे में उसका सर पकड़ता है और उसे जोर से दबाना शुरू करता है। तो जनरल कहता है कैसा कैसे हो सकता है जी, अभी तक ठीक कैसे, अभी तक उठ कैसे गया, क्योंकि मेरा डायमंड गोलम तो उठ नहीं रहा। और साथ ही वो अपने पंजे को वहां पर मुट्ठी बंद करता है तो उसका सारी उड़ा देता है। और इसी के साथ ही एक जनरल मर जाता है और पांडा चान जो होता है इसी के साथ ही गुस्से के साथ अपनी मास्टर की तरफ देखता है, फिर साथ ही पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो। तो सिस्टर जुई कहती है हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। और साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर मास्टर कौन है और उसका बीस्ट कौन है, मुझे समझ नहीं आ रही। कहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मोचवान का दिखाया जाता है। तो मोचवान जो होता है अपने दोनों बीस्ट के साथ वहां पर उस इलेक्ट्रिकल बीस्ट का मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसकी दोनों बीस्ट बुरी हालत में होती हैं क्योंकि वो यहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, वो दोनों बीस्ट उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो जनरल उसे कहते हैं कि लड़के क्या हुआ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अपने दोनों बीस्ट के साथ कॉर्नेट को खत्म कर दो, ये दोनों बीस्ट हमारे हवाले कर दो, तुम्हें एक बहुत ही कम दर्दनाक मौत मिलेगी। फिर तुम यहाँ पर एक दर्दनाक मौत लेना चाहते हो। साथ ही वो ठंडर के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो वहाँ पर फायर फॉक्स के ऊपर अटैक करता है तो आइस फॉक्स जो होती है वहाँ पर से अपनी पूंछ के साथ एक पिंजरे को सामने की तरफ खींचती है और साथ ही उस पिंजरे के ऊपर अपनी आइस को यूज करती है और उसके साथ एक शील्ड क्रिएट करती है। जब आइस से थोड़ी जब ठंडर जो होती है उस आइस शील्ड के साथ टकराती है तो वहीं पर नॉलिफाई हो जाती है, क्योंकि ठंडर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो ये देखने के बाद जनरल भी काफी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या, ये दोनों बीस्ट अभी तक मरे क्यों नहीं। जबकि हमारे मोचवान जैसे वहाँ पर उस आइस को देखता है उसे आइडिया आता है, वो कहता है कि ये क्या, आइस जो होती है ये लाइटनिंग को रेजिस्ट कर सकती है। तो इसी के साथ वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अपने दोनों बीस्ट से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ। तो सबसे पहले फायर बीस्ट जो होता है उसके हाथ के ऊपर फायर को एक्टिवेट करता है और साथ ही आइस बीस्ट जो होता है उसके हाथ के ऊपर आइस चढ़ा देता है और उसके हाथ के ऊपर एक आइस का कवर बन जाता है। तो हमारा मोचवान कहता है कि अब वक्त है तुम्हारी कोर को तोड़ने का, और वो जल्दी से आगे की तरफ जंप करता है और उस ठंडर के अंदर यानी कि उस ठंडर बीस्ट के अंदर अपना हाथ डालता है, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर आप इंसुलेटर होता है, इसी वजह से ठंडर उसे हिट नहीं कर सकते और जाकर उसके कोर को हाथ में पकड़ता है। लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो कोर को तोड़ सके और बीस्ट भी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। तो मोचवान कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मैं इसकी कोर को नहीं तोड़ पाया, इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर हमारे पास जो मौका था वो मैंने गवा दिया है। और जनरल उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो। अब इस अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन इसी के साथ ही पांडा चान साइड के ऊपर से निकल आता है, क्योंकि वो पेंडिंग स्किल को यूज करते वहीं पर दीवार में छुपा हुआ था। वो अपना हाथ निकालता है, अपने पंजे के साथ कोर को पकड़ता है, वहीं पर उस कोर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे वहां पर कोर टूटती है, कोर के टूटने के साथ ठंडा बीस्ट भी वहां पर गायब हो जाता है। जनरल अब काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ ही आइस बीस्ट जो होती है वो अपने पास से आइस निकालती है और साथ ही उस जनरल के सर को वहां पर आइस में कवर कर देती है। और मोचवान बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है, जिसके साथ उसका मुंह उड़ा देता है। और इसी के साथ ही दो जनरल यहाँ पर ढेर हो चुके हैं। हारने के बाद अब तीसरे जनरल की बारी है, जिसके पास उसका एस्पिरेटिंग बीस्ट होता है। तो सिस्टर जू और ज़ेंगी दोरी वहां पर अपने लामार और उसके साथ अपने बटरफ्लाई बीस्ट के साथ वहां पर फाइट कर रही होती हैं। तो लामार अपने थॉर्न्स को फेंकता है, जबकि वहां पर बटर रैबिट जो होता है वो अपने पंखों के अंदर से अपने हेलुसिनेशन पावर या फिर अपने पास स्पोर्स को फेंक रहा होता है। लेकिन वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं। तो वो जनरल उनसे कहता है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे बीस्ट जो है होपलेस है, ये फाइट बैक नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही एस्पिरेटिंग बीस्ट जो होता है वो अपने प्रपल्शन अपने फुट को वहां पर उसकी तरफ फेंकता है और वो लामार के सर के पास जाकर रुक जाता है। और इसी के साथ ही लामार जो होता है उसके प्रपल्शन पांव को पीछे की तरफ धक्का देता है। जनरल इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके प्रपल्शन काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सिस्टर जू से कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मेरे बटर रैबिट ने अपने स्पोर्स के साथ इसके ऊपर अटैक किया था, लगता है कि वो स्पोर्स इसकी बॉडी के अंदर जाकर अब काम कर रहे हैं। हमें लगा ही था कि यहाँ पर क्योंकि ये अर्थ टाइप का है तो इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद नमी होगी और इसके स्पोर्स जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और उसने अंदर से इसकी बॉडी को जैम कर दिया है। जनरल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अपने एस्पिरेटिंग बीस्ट से कहता है कि जल्दी से अपनी बॉडी को क्लीन करो। जब वो अपनी बॉडी को क्लीन करने लगता है, इसी के साथ ही हमारा लामार जो होता है वो जाकर उसके पाँव को चाट देता है। जब वो उसे चाट देता है
तो उसकी बॉडी से थॉर निकलना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बटर रैबिट बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ जाकर उसके सर के ऊपर बैठ जाता है। जब वो उसके सर के ऊपर बैठता है तो वो उसे ग्राउंड के ऊपर फेंकता है। एस्पिरेटिंग बीस्ट की तशरीफ के ऊपर से कांटे निकलते हैं, तो वो कांटे जैसे वहां पर बटर रैबिट उसके ऊपर बैठता है तो वो ग्राउंड के अंदर धंस जाते हैं। और ग्राउंड के ऊपर धंसने की वजह से एस्पिरेटिंग बीस्ट अब ग्राउंड के अंदर से आजाद नहीं हो पाता। जनरल भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो अपने एस्पिरेटिंग बीस्ट से कहता है कि जल्दी से अपनी परपल्शन को यूज करो, वहां पर से निकलो, लेकिन वो बाइंड हो चुका है। तो इसी के साथ सिस्टर ज़ेंगी और ज़ू दोनों ही अपने बीस्ट से कहते हैं कि फाइनल स्ट्राइक का वक्त है। और वो बीस्ट जो होता है यानी बटर रैबिट जो होता है वो लामार को अपने साथ लेकर उस घर से बाहर निकल जाते हैं, यानी बिल्डिंग से काफी ज्यादा ऊपर ऊंचा चले जाते हैं। ऊपर ऊंचे चले जाने के बाद वो लामार को छोड़ती है। तो लामार से कहा जाता है कि अब यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को यूज करो, और वो अपने कंबाइंड स्किल्स का नाम फॉलिंग थॉर्निंग बॉल होता है उसको यूज करता है। और वो बड़ी तेजी के साथ एक मेटोराइट की तरफ ऊपर से तरह नीचे की तरफ गिरता है। जैसे वो नीचे आकर उस एस्पिरेटिंग बीस्ट के ऊपर गिरता है तो एस्पिरेटिंग बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और इसी तरह वो दोनों जो होती हैं उसको हरा देती हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ल्यू फेंग का दिखाया जाता है, क्योंकि ल्यू फेंग जो होता है वहां पर उस फैंटम के साथ फाइट नहीं कर पा रहा था। वो शैडो फैंटम जो होता है वो किसी भी जगह से निकल आता है, क्योंकि वो शैडो जो है इसी वजह से। तो ल्यू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके टेमर से पहले फाइट करनी चाहिए। और वो अपने दोनों बीस्ट को टेमर पे अटैक करने के लिए भेजता है। जैसे वो मास्टर 2 के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं तो मास्टर 2 अपने बीस्ट को वापस बुलाते हैं, और वो शैडो जो होता है उसके पास से निकलता है और उन दोनों बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों बीस्ट बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और पीछे गिर जाते हैं। ल्यू फेंग कहता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, ये जहाँ पर भी शैडो है उस शैडो के अंदर से बाहर निकल आता है, और उसी के साथ ही वो उसके करीब से निकलता है उसके शैडो के अंदर से, और वहाँ ल्यू फेंग के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिससे ल्यू फेंग जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो मास्टर 2 से कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर चाहे कहीं पर भी छुप जाओ, लेकिन तुम मेरे डार्क फैंटम से नहीं बच सकते। और मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर लिंग ज़ाओ क्लैन की मदद कर ही क्यों रहे हो? लिंग ज़ाओ क्लैन की मदद तो करनी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि लिंग ज़ाओ क्लैन में कोई बहुत ही बड़ा गद्दार है? उनके अपने डिसाइपल्स में गद्दार है जिसने लास्ट टाइम अपने बीस्ट मास्टर को मार दिया था। जब उनका ग्रैंड मास्टर जो था वो अपनी बड़ी सी कून फिश को इवॉल्व करने के करीब पहुंच चुका था, उसने उसके मटेरियल्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। अब तुम यहाँ पर खुद ही सोच सकते हो कि वहाँ पर उसके 3 ही करीबी डिसाइपल्स थे। हो सकता है कि वो इन 3 ही करीबी डिसाइपल्स में से एक हो जो कि यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे साथ आए हैं। इनमें से भी कोई एक गद्दार हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसके मटेरियल्स को, उसकी जो कून के लिए मटेरियल्स बनाए गए थे जिनके साथ उसने अपने आप को इवॉल्व करना था और अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचना था, उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। और सिर्फ सेक्टर का अंदर का कोई डिसाइपल ये काम कर सकता है। तो जैसे वो यहाँ पर उसे ये वाली बातें करता है तो ल्यू फेंग उसकी बातों में आ जाता है, सोच रहा होता है हाँ मुझे लगता है कि ये कोई डिसाइपल के काम हो सकता है, क्योंकि मेरी कून जो थी उस वक्त अल्टीमेट गार्ड लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे मटेरियल्स की जरूरत थी, और वो मटेरियल्स जो थे मेरे अपने डिसाइपल्स ने मुझे प्रोवाइड किए थे। उन मटेरियल्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ की होगी। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सही से याद करूँ तो सिस्टर ज़ू के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सिस्टर ज़ू की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, एक क्लैन ने उनके पर अटैक किया था और सिर्फ वही अकेली बची थी, और उस वक्त मैंने जाकर उसकी मदद की थी, और उसके बाद से वो मेरे साथ है। और ताकि उसे बुरा ना लगे मैंने कभी दोबारा उसे नहीं पूछा कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सिस्टर जूही की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल, ऐसा लगता है किसी बहुत ही बड़ी फैमिली से है, लेकिन उसने यहाँ पर खुद आकर नौकरानी बनने का फैसला किया। इसके पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री हो सकती है। और रही बात ज़ेंगी की, तो ज़ेंगी जो है वो खुद ही यहाँ पर हमारे पास उस वक्त आई थी जब हमारे सेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। आखिर उस वक्त हमारे सेक्टर को कोई क्यों ज्वाइन करना चाहेगा? तो ल्यू फेंग जो होता है वो तीनों के ऊपर शक कर रहा था और कहता है क्या इन तीनों में से कोई गद्दार हो सकता है। यहाँ पर ये सोच रहा था तो मास्टर 2 जो होता है वो अपने डार्क फैंटम का पंजा आगे बढ़ाता है, ल्यू फेंग को वहां पर पकड़ लेता है। तो जब वो ल्यू फेंग को पकड़ लेता है उसके दोनों बीस्ट जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि डार्क फैंटम को हरा सके, लेकिन डार्क फैंटम उन दोनों के ऊपर भी अटैक करता है। दोनों दीवार के साथ पटककर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो मास्टर 2 से कहता है कि लड़के तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, मैंने यहाँ पर बस 2-4 बातें क्या कर दी, तुम तो मेरी बातों में आ गए। तुम्हें क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पर इन तीनों में से कोई गद्दार है? हाँ ये बात तो वाकई में 7 सेकंड में कोई गद्दार था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन तीनों में से कोई गद्दार हो। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर लिंग ज़ाओ क्लैन बर्बाद हो गया, क्योंकि इस क्लैन के बर्बाद होने की वजह से हमारे क्लैन ऑफ फ्रीडम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर से हम बहुत सारे मटेरियल्स को लेकर आए थे। साथ ही वो अपने फैंटम बीस्ट से कहता है कि अपने पंजे को दबाओ, और ल्यू फेंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो मास्टर 2 से कहता है कि तुम उन सभी के लिए टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि वो सभी में से कोई भी यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा। आज वो लोग तुम्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बेकार में ही अपनी जान गंवाने वाले हो। और इसी के साथ ही मास्टर 2 को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। मास्टर 2 अपने बीच से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे डिफेंड करो। और इसी के साथ ही मास्टर 2 के सामने से राइनो पांडा निकलता है। वो अपने आप को पेंडिंग मोड में वहाँ पर आकर मिट्टी के अंदर से निकलता है, लेकिन वो डार्क फैंटम जो होता है अपना हाथ सामने करके उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और साथ ही साइड के ऊपर से फायरफॉक्स और फ्लेमीफेक्स दोनों उसके ऊपर अटैक करती हैं। जब वो दोनों उसके ऊपर अटैक करती हैं तो इसी के साथ ही मास्टर 2 को अपने डार्क फैंटम को वापस बुलाना पड़ता है। वो अपने डार्क फैंटम को कंप्लीटली वापस बुला लेता है, ल्यू फेंग को छोड़ देता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग यहाँ पर क्लैन ऑफ फ्रीडम के खिलाफ फाइट करने के बाद अभी तक जिंदा हो? मेरे तीनों जनरल्स कहाँ पर चले गए? मोचवारू से कहता है कि तुम्हारे तीनों जनरल्स तो मर चुके हैं और तुम्हें भी उनके पास भेजने वाले हैं। और साथ ही वो कहता है कि मेरी फॉक्सेस चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, इसे सबक सिखाने का वक्त है। जबकि ल्यू फेंग जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। उसी के साथ ही रैबिट चान उसके पास जाता है और जाकर अपने स्प्रिंकल्स को उसके ऊपर यूज करता है, उसको हील करता है। जबकि सिस्टर ज़ू से कहती है कि जूनियर ल्यू अब तुम्हें यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ठीक है सब कुछ हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे, तुमने हमें टाइम देकर बहुत ही अच्छा किया। और इसी के साथ ही वो लोग उसके बीच को भी वहाँ पर हील कर देते हैं। जबकि ल्यू फेंग सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इनके ऊपर इस तरह से शक कैसे कर सकता हूँ, वो भी किसी की बातों में आकर। इसी के साथ सिस्टर ज़ू की से बातें याद आती है कि सिस्टर ज़ू रो रो कर कह रही होती है कि हमें अपने सेक्टर को महान बनाना है, कि हम अपने सेक्टर को महान बनाएंगे, दोबारा से महान बनाएंगे। और सिस्टर ज़ू यहाँ पर ये बातें कर रही होती है कि मैं यहाँ पर एक मास्टर तो नहीं हूँ, मैं बीस को कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है, मैं तुम्हें खाना बनाकर दूंगी। और साथ ही वो वहाँ पर ज़ेंगी के बारे में भी सोच रहा था कि रात के वक्त ज़ेंगी सोते सोते भी बातें कर रही थी और कह दिया कि वो सभी लोग हमारे सेक्टर को छोड़कर क्यों चले गए, हमारे लिंग
पिज्जा सेक्टर तो बहुत ही अच्छा है, फिर वो सभी लोग क्यों चले गए। वहाँ ल्यू फेंग कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, आज के बाद से मैं अपने आप से वादा करता हूँ किसी की बातों में आकर मैं कम से कम इन तीनों के ऊपर शक नहीं करूंगा। बाकी किसी भी डिसाइपल के ऊपर शक किया जा सकता है लेकिन इन तीनों के ऊपर नहीं। अब मोचवान चलाकर उसे कहता है कि अब तुम वहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो, चलो जल्दी से आओ यहाँ पर मेरी मदद करो। तो ल्यू फेंग कहता हाँ क्यों नहीं। वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करेंगे और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे वो सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसी के साथ ही मास्टर 2 अपने पास एक फैन निकालता है और उस फैन को घुमाकर सामने की तरफ फेंकता और कहता है कि मुझे फाइनली इसको यूज करना ही पड़ा। तो वो फैन जैसे उड़ता हुआ सीधा लमार के पास पहुंचता है तो उसके एक नीचे से जो शैडो निकलता है उस शैडो के अंदर से फैंटम बीस्ट निकलता है। फैंटम बीस्ट निकलकर लमार चांद के ऊपर अटैक कर देता है। लमार और ज़ैंगी दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो अपने फैन को बार बार घुमाकर उनकी तरफ फेंक रहा था। तो ल्यू फेंग कहता है कि जहाँ पर फैन के शैडो को यूज कर रहा है ये अपने फैन को तेजी के साथ फेंकता है जो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर से शैडो फैंटम निकल आता है और अटैक कर देता है। हमें इसके शैडो से बचना होगा। रैबिट चांद जो होता है वहाँ पर जो भी जख्मी होता है उसको हील कर रहा था। तो इसी के साथ ही मास्टर 2 अपने पास से ब्रिडल निकालता है और उस ब्रिडल के साथ रैबिट चांद को बाइंड कर लेता और कहता है अगर मैंने यहाँ पर इस हीलर को मार दिया तो फिर तुम में से कोई यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाएगा और तुम सभी लोग यहाँ पर जख्मी होकर जल्दी मर जाओगे। अपन मास्टर 2 जो होता है वो उनके बटर रैबिट को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे हीलर को मार दिया तो उसके बाद तुम में से कोई हील नहीं कर पाएगा और सभी लोग आसानी से मारे जाओगे। मास्टर 2 कहता है कि अब यहाँ पर तुम सभी लोगों से निमटने का वक्त आ चुका है और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपने फैंटम से कहता है कि सभी के ऊपर अटैक करो। वो सभी के ऊपर एक एक करके अटैक कर रहा है। जब किसी के साथ ही मोचवान की तरफ दिखाता है कि मोचवान अपने बीच से कहता है कि यहाँ पर फिजिकल अटैक्स नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर फैंटम जो है वो साय से बना और साय के ऊपर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते। हमें इसकी कोर को ढूंढना होगा, हमें यहाँ पर लाइट अटैक्स को यूज करना पड़ेगा। और वो सभी लोग यहाँ पर हमारे पांडा चांद की तरफ देखते हैं तो वो पांडा चांद से कहता है कि प्लीज यहाँ पर मदद कर दो लेकिन वो नखरे कर रहा होता है। हाँ ल्यू फेंग जो होता है वो सिस्टर जुई से कहता है कि सिस्टर जुई यहाँ पर पांडा चांद से कहो ना कि वो यहाँ पर मदद करे। तो सिस्टर जुई के हाथ में बैम्बूज होते हैं। वो से कहते हैं कि पांडा चांद अगर तुम यहाँ पर इन बैम्बू ट्रीज को खाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर हमारी मदद कर दो। और इसी के साथ ही पांडा चांद कहता है कि हाँ क्यों नहीं और वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। इससे पहले फैंटम उसके पीछे पहुंच जाता है और फैंटम बीस्ट जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन पांडा चांद जो होता है पीछे की तरफ घूमकर उसे पंच मारता है। फिर साथ ही वहाँ पर पांडा चांद अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम शाइनिंग फिस्ट होता है उसको यूज करता है तो उसकी फिस्ट वहाँ पर चमकना शुरू हो जाती है। तो मास्टर 2 भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इसके पास लाइट बेस्ड स्किल कहाँ से आ गया। फिर साथ ही वो कहता है कि इस पांडा को यहाँ पर छोड़ो और बाकी सभी लोगों को पहले मार डालो। और फैंटम जो होता है बाकी सभी लोगों के पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन इसी के साथ ही पांडा वहाँ पर अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम लाइटनिंग बॉल होता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी लाइटनिंग बॉल्स निकलती हैं जो ऊपर आसमान में चली जाती हैं। वहाँ पर इतनी रोशनी हो जाती है कि उन सभी का साया खत्म हो जाता है। तो मोचवान कहता है कि हमारा साया कहाँ पर चला गया। सिस्टर जुई कहती है कि इसके स्किल की वजह से इतनी लाइट हो गई है कि हम सभी का साया भी क्रिएट नहीं हो पा रहा। और इसी के साथ ही पांडा चांद आगे बढ़ता है और गम गम करते हुए बहुत सारे पंचेस मारता है फैंटम बीस्ट को। जब वो फैंटम बीस्ट को पंचेस मारता है तो फैंटम बीस्ट जो होता है वो भी वहाँ पर पीछे की तरफ फटना शुरू करता है। तो मास्टर 2 कहता है कि मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि मुझे ये भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक और बीस्ट को निकालता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कवच टाइप होता है और जैसे वहाँ पर उस कवच टाइप बीस्ट को रिलीज करता है तो वो भी एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट होता है और इसी के साथ ही वो दोनों को मर्ज कर देता है। अपने फैंटम बीस्ट और साथ में उस कवच उस गोल्डन आर्मर दोनों को आपस में मर्ज कर देता है और वो आर्मर जो होता है उसके ऊपर पहनने की वजह से फैंटम बीस्ट की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर फैंटम बीस्ट की पावर्स बढ़ जाती है तो पांडा चांद की फिस्ट को अपने हाथ में पकड़ लेता है, साथ ही दूसरा पंच उसके मुंह पर मारता है जिससे उस बेचारे का सींग भी टूट जाता है और पांडा चांद एक ही पंच खाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अपनी लाइट से अटैक करता है जिससे पांडा चांद उड़ता पीछे जाकर बॉक्सेस के साथ टकराता है और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है, दोबारा नहीं उठ पाता। और दूसरी तरफ दिखाता है कि उसके साथी बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और साथ ही वो लोग अपने अपने बीच से कहते हैं कि अटैक करो। तो यहाँ पर सबसे पहले लामार अपने थॉर्न्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन शैडो बीस्ट जो होता है उसके थॉर्न्स को हाथ से ब्लॉक कर लेता है, साथ ही अपने हाथ के अंदर से अपने आर्मर के थॉर्न्स को रिलीज करता है जो कि सीधे जाकर उन सभी को लगते हैं जिसमें सिस्टर जुई और ग्रैंड मास्टर और सास में जुईलिंग वो सभी लोग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो वहाँ ल्यू फेंग जो होता है अपने डॉगी से कहता है कि डॉगी चांद जल्दी से जाओ जाकर मास्टर के ऊपर अटैक करो। और डॉगी चांद जो होता है वो मौका देकर मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जाकर उसकी गर्दन के ऊपर काट लेता है। तो मास्टर 2 की गर्दन के ऊपर काट लगता है, उसका खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ल्यू फेंग के सभी साथी बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, उन सभी की बॉडी से ब्लड निकल आता है, सभी जख्मी होते हैं, कुछ बेहोश हो चुके होते हैं। तो इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर कहती है कि ज़ैंगी क्या तुम ठीक हो, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर ठीक नहीं है। तो मास्टर 2 जो होता है वो जल्दी से अपने फैंटम बीस्ट को वापस बुलाता है और कहता है कि इस कुत्ते ने मुझे काट लिया, जल्दी से आओ इसे उठाकर दूर फेंको। और फैंटम बीस्ट वहाँ पर उसके पास आता है और आकर डॉगी चांद को पंच मारता है जिससे डॉगी चांद भी उठता है पीछे जाकर गिरता है। मास्टर 2 कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे जख्मी करने की, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और वो उसे कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को भी मारो। और जाकर वो आगे बढ़ता है, ल्यू फेंग को पंच मारता है। जैसे वो ल्यू फेंग को पंच मारता है तो पौधा चांद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपनी बेलून के साथ उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही वो दोनों भी उठते हुए जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराते हैं। जैसे वो दीवार के साथ टकराते हैं तो वो दीवार को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहां पर गिरने के बाद वहाँ ल्यू फेंग कहता है कि मेरी इंटरनल इंजरीज की वजह से मैं यहाँ पर अपनी कई पसलियों को तोड़वा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा उठ पाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या करूँ। उसने यहाँ पर अपने फैंटम जो कि पहले लॉर्ड लेवल का बेस था उसके साथ यहाँ पर एक आर्मर टाइप के बेस को मर्ज कर दिया जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ गई है। फिर साथ ही हमारे ल्यू फेंग को साइड के ऊपर से कुछ जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं। ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इनकी डिस्पेंसरी में आ गया जहाँ पर इन लोगों ने अपनी जड़ी बूटियां रखी हैं। वो पौधा चांद से कहता है कि पौधा चांद क्या तुम उठ सकते हो, अगर तुम उठ सकते हो तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से कुछ जड़ी बूटियां ला कर दो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाते हैं जहाँ पर आखिरी मेंबर बचा होता है मोचवान और उसके बीच सभी सही हालत में होते हैं लेकिन वो होते जख्मी हैं। मोचवान सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मुझे पता होता कि हमारे साथ यही सब कुछ
कुछ होने वाला तो मैं कब का यहाँ से भाग चुका होता, मैं इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर मिलकर इनसे फाइट नहीं करता, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो मास्टर 2 से कहते हैं कि मोचवान क्या तुमने देखा, लिंग्जाओ क्लैन के लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर थे, तुमने यहाँ पर उनका साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जब तुम यहाँ पर थे तुम्हें तभी भाग जाना चाहिए था। जबकि मोचवान से कहता है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई, मैं अभी तक यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूं, मुझसे फाइट करो। तो वो कहता है कि ये फाइट अभी खत्म होने वाली है क्योंकि तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपने फैंटम बीस्ट से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो, और सबसे पहले वो आईसी बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। फिर साथ ही वो अपना पांच आगे बढ़ाता है और मोचवान को मारने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका पांच आगे बढ़ता है इसी के साथ ही बेलें उसके पांच के साथ लिपट जाती है और उसको ब्लॉक कर लेती है। मास्टर 2 कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब यहाँ पर क्या हुआ। उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर बेलू के अंदर लिपट जाती है, उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर पोदा चांद ने अपनी बेलू में लपेट लिया होता है। इसके साथ ही पोदा चांद की तरफ दिखाते हैं कि पोदा चांद जो होता है उसका लेवल भी बढ़ चुका होता है, वो अल्टीमेट लेवल 1 पर पहुंच चुका होता है, इवॉल्व हो चुका होता है। मास्टर 2 कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तक तो ये चैंपियन लेवल पर था, अब ये यहाँ पर अल्टीमेट लेवल पर कैसे पहुंच गया। तो वहाँ ल्यू फेंग वहाँ पर से बाहर निकलता और कहता है कि तुमने यहाँ पर सारे के सारे मटेरियल्स को चोरी किया था, वो सारे मटेरियल्स जो तुम आसपास के सेक्टर्स और हमारे लिंग्जाओ क्लैन से उठाकर लाए थे, उन्हीं मटेरियल्स को यूज करके मैंने इसे लेवल अप करवा दिया। मास्टर 2 से कहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर इन मटेरियल्स को रॉ यूज करके तुम इसे अल्टीमेट लेवल पर नहीं पहुंचा सकते, इसका क्या सीक्रेट है। वो सिर्फ एक अल्टीमेट बीस्ट के साथ तुम जहाँ पर मैं अल्टीमेट 7th लेवल के बीस्ट को नहीं हरा सकते। और इसी के साथ ही वहाँ पर वो अपनी कुंचान को भी रिलीज करता है, तो कुंचान उस बीस्ट को वहाँ पर सर से पकड़ती है और उसे डिवावर करना शुरू करती है। जबकि मास्टर 2 इस बात से काफी हैरान होता है। यहीं पर मोचवान भी ये देख लेता है, वो कहता है कि ये तो मड फिश है, और मड फिश को तो लीग ने यहाँ पर एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था। यहीं पर ग्रैंड मास्टर गाओलिंग भी इसको देख लेती है, वो कहती है कि ये तो मड फिश है, बिल्कुल वैसी की वैसी मड फिश है जैसी हमारे ग्रैंड मास्टर के पास थी। ल्यू फेंग जो था अपनी कुंचान से कहता है कि इसको डिवावर करना स्टार्ट करो, लेकिन मास्टर 2 कहता है कि इस कुंचान को सबसे पहले यहाँ पर से हटाओ, और वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाता है और साथ ही अपने पंजे के साथ वहाँ पर कुंचान के बॉडी के अंदर अपने पंजे दंसा देता है, जिससे उसे जख्मी कर देता है। लेकिन कुंचान जो होती है वो कुछ हद तक वहाँ पर उस फैंटम बीस्ट की बॉडी को निगल जाती है, जिसकी वजह से उसकी कोर वहाँ पर सामने दिखाई देती है। ल्यू फेंग कहता है कि यहाँ पर कोर दिखाई दे रही है, वो मोचवान से कहता है कि वाइट वालू वाले लड़के जल्दी से आगे बढ़ो, उस कोर को तोड़ दो। और वो अपनी फ्लेमी फॉक्स से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उसे तोड़ो। और भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर अपने मुंह के अंदर उसकी कोर को दबाती है, उसे तोड़ना स्टार्ट करती है। उसके दांतों के अंदर उस कोर के अंदर टुकड़े तो थोड़ी क्रैक तो पड़ते हैं, लेकिन वो टूटती नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर 2 अपने बीच से कहता है कि उसे पीछे धक्का दो, और उसका डार्क शैडो बीस्ट जो होता है वहां पर उसे पंच मारता है, जिससे फ्लेमिंग बीस्ट होता है उड़ता हुआ सीधा जाकर मोचवान के साथ टकराता है, और मोचवान उसके साथ टकराकर दीवार के साथ टकराकर बेहोश हो जाता है। जबकि बीस्ट कोर जो होता है अभी सही होता है, उसके अंदर सिर्फ कुछ क्रैक्स ही पड़े होते हैं, और बाकी के सभी बीस्ट भी हार चुके हैं। कुंचान हार चुका है, पोदाचान हार चुका है। तो वो उनसे कहता है कि यहाँ पर ये फाइट इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर हमारे क्लैन ऑफ फ्रीडम को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मैं इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत चुका हूँ, तुमने यहाँ पर कोर को तोड़ने की कोशिश की लेकिन इसे कंप्लीटली नहीं तोड़ पाया, और मैं यहाँ पर दोबारा से अपने शैडो बीस्ट को रिक्रिएट कर सकता हूं, और तुम सभी लोग अब यहाँ पर मरने वाले हो। और ल्यू फेंग भी कहता है कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे एक बार और तोड़ना होगा, जो टूट जाएगा। जबकि मास्टर 2 कहता है कि नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ पर सबसे पहले तुम ही मरोगे। और इसी के साथ ही वहाँ पर अपने शैडो से कहता है कि जाओ जाकर उसे मार डालो। शैडो निकलता है और आकर ल्यू फेंग को गले से पकड़कर उसका गला दबाना शुरू कर देता है। तब बीस्ट जो होता है वो ल्यू फेंग को गले से पकड़ लेता है, उसका गला दबाना शुरू करता है, और उसके साथ ही जो होते हैं वो जख्मी होते हैं, उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। और ल्यू फेंग जो होता है अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी कोर तक हाथ नहीं पहुंचा पा रहा होता, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं सैंड को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मास्टर 2 चिल्लाकर कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो, मान लो कि तुम्हारा लिंग्जाओ क्लैन आज यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ स्पीडी एरिस को दिखाता है कि स्पीडी एरिस वहाँ पर जंप करते हुए नीचे लैंडिंग करती है, और सीधी आकर उस कोर के ऊपर अपना पाँव मारती है और कोर को टुकड़े टुकड़े कर देती है। और इस बात से ल्यू फेंग भी काफी हैरान होता है। मास्टर 2 भी कहता है कि अब ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आया। फिर साथ स्पीडी एरिस जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है, और मास्टर 2 को पंचेस मारी होती है, वो उसे पंचेस मारी होती है, साथ उसके पेट में वहाँ पर एक जबरदस्त किक मारती है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। तो ल्यू फेंग स्पीडी एरिस की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे याद आया, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने दोस्त के पास से रिलीज किया था, वो तुम्हें पकड़कर बेचने वाला था। स्पीडी एरिस जो होती है उसकी तरफ देखते हैं, शर्माते हैं, फिर वहीं पर से भागना शुरू कर देती है। पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो यहाँ पर शर्मा कर चली जाती है। ल्यू फेंग कहता है कि इसे क्या हो गया, जो यहाँ पर से भागकर क्यों जा रही है, जो तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। फिर साथ ही ल्यू फेंग कहता है कि तुम सभी लोग ठीक हो क्या, तुम सभी लोग ठीक हो। वो सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तुम लोग कहाँ पर हो। तो वो सबसे पहले से कहता है कि अपने हॉन्ग को लेकर यहाँ पर मेरे पास आओ, यानी कि अपने रैबिट चांद को लेकर मेरे पास आओ, ताकि मैं उसे हील कर सकूं। उसके बाद वो सभी लोगों को हील कर देगा। तो ग्रैंड मास्टर गाओलिंग जो होती है वो अपने रैबिट चांद को लेकर ल्यू फेंग के पास आती है। तो ल्यू फेंग वहाँ पर से जड़ी बूटियों को यूज करके एक पिल बनाकर उसे देता है, और वो हील हो जाता है। उसके हील होने के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है और सभी लोगों को वहाँ पर हील कर देता है। सभी लोग वहाँ पर ठीक हो जाते हैं, सभी के जख्म भर जाते हैं, सभी काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और यहीं पर सिस्टर जुई को दिखाते हैं और मोचवान को भी दिखाते हैं कि वो भी ठीक हो जाता है। जबकि यहीं पर दिखाते हैं कि ज़ैंग ही आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो यहाँ पर ये अभी तक जिंदा है, यानी मास्टर 2 को देखकर वो कहता है कि ये जिंदा है। जबकि इसी के साथ ही मोचवान वहाँ पर से एक नाइफ उठाता है और कहता है कि ये कमीना अभी तक जिंदा कैसे है, इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ना। और वो ब्लेड उठाकर जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी चेस्ट में जाकर अपना ब्लेड मारकर उसको मार डालता है। ज़ैंग कहता है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने किसी की जान क्यों ले ली, तुम यहाँ पर पहले भी एक मेंबर को मार चुके हो और तुमने यहाँ पर अब दूसरे की जान ले ली। मोचवान उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे, पहले यहाँ पर इसने तुम्हें मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर तुम इसके ऊपर नरम दिली दिखा रहे हो। मुझे अब समझ आ गया कि तुम्हारा लिंग्जाओ क्लैन क्यों बर्बाद हुआ। तुम्हारे लिंग्जाओ क्लैन के खत्म होने की यही वजह थी कि तुम लोग बहुत ज्यादा नरम दिल हो, तुम अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ देते हो। सिस्टर भी बेचारी वहाँ पर उदास हो रही होती है और कहती है कि मैंने आज से पहले सिर्फ और सिर्फ गाजर मूली को काटा है, लेकिन आज मैंने यहाँ पर एक इंसान की जान ली है। मैंने और पांडा चांद ने मिलकर एक इंसान को
मार डाला। तो मोचवान कहता है कि तुम सभी लोग वाकई में बकवास बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अगर इनको जिंदा छोड़ दोगे ये तुम्हें नहीं मारेंगे? अगर तुम यहाँ पर मास्टर 2 को जिंदा छोड़ देते तो इसके बाद ये वापस आता, अपने बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर दोबारा से तुम्हारे पर अटैक करता, तुम सभी को मार डालता। तुम लोग यहाँ पर क्या कर पाते? तुम सिर्फ और सिर्फ इसके एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट को नहीं हरा पा रहे थे, अगली बार ये और पिछला लॉर्ड लेवल के बीस्ट को लेकर आ जाते। मोचवान उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो बचे कुछ लोग हैं उन सभी को भी मारना होगा, सभी को मार डालते हैं, ये किस्सा खत्म हो जाएगा। जबकि मां ल्यू फेंग उसे कहता है नहीं, हम किसी को भी नहीं मारेंगे। वो सभी लोग तो बस यहाँ पर मास्टर 2 के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, उन्हें जान से नहीं मारेंगे। और वैसे भी हमारे पास डोगी चान है जो कि अपने सुसु के साथ इन सभी की याददाश्त को मिटा देगा और उन्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। तो मोचवान उसे कहता है कि तुम लोग वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा नरम दिल हो, इसी वजह से तुम लोग कामयाब नहीं हो पाओगे। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर रिवार्ड्स का क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे बीस्ट भी हैं और साथ ही बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारे मटेरियल्स भी हैं। तो मोचवान उनसे कहता है क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मास्टर 2 को हराया, जबकि बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर मैंने और मेरे बीस्ट ने हराया, तो फिर मुझे यहाँ पर 70% चाहिए और तुम लोग बाकी का 30% रख सकते हो। इसी के साथ में ल्यू फेंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मोचवान उसे कहता है क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कहता है एक बार फिर से सोच लो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी स्मार्ट फिश को देख लिया है, अगर मैं जाकर ली को इस बारे में बता देता हूँ तो फिर तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। साथ में ल्यू फेंग जो होता है डॉगी को उसकी तरफ करता है, डॉगी उसके मुंह पर सुसु कर देता है और उसकी वजह से उसकी कुछ मेमोरीज जो होती है वो खत्म हो जाती है, यानी कि वहाँ यहाँ पर कुंचान के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि रिवार्ड का क्या करना है, हम लोग यहाँ पर 50-50 नहीं लेंगे। और वो फिर से उसके मुंह पर सुसु करता है, तो वो कहता है यहाँ पर 50-50 करेंगे, फिर से उसके मुंह पर सुसु करता है। यहाँ पर काफी बार उसके मुंह पर सुसु करने के बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर 50-50 कर लेते हैं। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर 20 सारे हम रखेंगे, जबकि यहाँ पर बाकी चीजें जो है उनका 50-50 तुम ले सकते हो। इसके साथ ही मोचवान वहाँ पर से अपना हिस्सा लेकर निकल जाता है, जबकि ग्रैंड मास्टर गाओलिंग कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग इतने सारे बीस्ट को लेकर नहीं जा सकते और इनमें से कुछ ही को कॉर्डिनेट कर सकते हैं। तो ज़ेंगी कहता है कि यहाँ पर फाइट के बाद में बहुत सारी लूट मिली है, चलो यहाँ पर अपने लिए नए बीस्ट चूज करते हैं। जबकि ल्यू फेंग सोच रहा था कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, मुझे यहाँ पर अटैक करने के लिए भी यहाँ पर एक बीस्ट चाहिए और डिफेंड करने के लिए बीस्ट चाहिए। उसे वहाँ पर सामने एक आयरन बॉल दिखाई देता है, एक आयरन फायर बॉल होता है। तो वो कहता है कि ये फायर बेस्ड आयरन बॉल जो है ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसे कॉर्डिनेट करते हैं। वो उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे बीस्ट बन जाओ। तो वो बीस्ट जो होता है यानी फायर बॉल जो होता है वो रेडी हो जाता है, वो अपनी रिंग को ओपन करता है। तो ल्यू फेंग जो होता है वो भी अपनी रिंग को ओपन करता है, उसकी स्पेस के अंदर काफी ज्यादा जगह होती है, लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि ल्यू फेंग को वहाँ पर कुछ झटका लगता है, जिसकी वजह से ल्यू फेंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो उस आयरन बॉल को वहाँ पर अपना कॉर्डिनेट भी नहीं बना पाता और इसी के साथ ही बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है इनके सेक्टर का दिखाया जाता है, जब उसे होश आती है तो ज़ेंगी उसके पास बैठा होता है और कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, तुम वहाँ पर बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ, तुम काफी ज्यादा भारी हो, मैंने तुमसे ज्यादा चोटें खाई थी लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर पहले बेहोश हो गए, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, लेकिन तुम हो भी जूनियर, अब यहाँ पर तुम्हें क्या कहा जाए। इसी के साथ ही वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना ताकि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको। उनके चले जाने के बाद ल्यू फेंग सोच रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या था, मेरे पास काफी सारी स्पेस थी, मैं वहाँ पर एक जनरल लेवल के बीस्ट को अपना कॉर्डिनेट बना सकता था, उसे अपनी स्पेस में रख सकता था। फिर वहाँ पर अचानक से बैकलैश कहाँ से है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कुंचान के निर्वाणा स्किल की वजह से, रीइंकार्नेट होने की वजह से मुझे यहाँ पर इस बैकलैश को फेस करना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि मैं इस बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं हूँ, इसी वजह से यहाँ पर मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। तो वो कुंचान को रिलीज करता है और सोच रहा था कुंचान को यहाँ पर अगर मैं अल्टीमेट लेवल पर पहुंचाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर और ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वो कुंचान से कहता है कुंचान अब जबकि तुम यहाँ पर अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुकी हो तो मुझे अपने अंदर जाने दो, मैं देख कर आता हूँ कि अंदर स्पेस का क्या हाल है। वो अंदर जाता है और जाने के बाद देखता है उसकी स्पेस पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। तो वो कहता है कि अब जबकि इसकी स्पेस बड़ी हो गई है, साथ ही मुझे यहाँ पर इसकी स्पेस में एक नया स्किल मिला है जिसमें बाहर के टाइम के मुकाबले में अंदर का टाइम बहुत ज्यादा स्लो चलेगा, कि अगर स्पेस के अंदर उसने 10 मिनट गुजारे हैं तो बाहर की दुनिया में सिर्फ 7 मिनट ही गुजरेंगे। तो पता नहीं इसको आप स्लो कहेंगे या फिर फास्ट कहेंगे, लेकिन ये इसी तरह काम करता है। फिर कहता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए काफी सारा टाइम मिल जाएगा। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और मैं बाकी सभी लोगों के बीच को यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर लाकर यहाँ पर उनको ट्रेन नहीं कर सकता, ना ही उन्हें यहाँ पर अपनी मडफिश के बारे में बता सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन गाओलिंग को तो पहले से पता चल चुका है, उसने मेरी मडफिश को देख लिया था, मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद ये एक सीक्रेट है और इस सीक्रेट को मैं रिवील नहीं करना चाहता, किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ पर मडफिश की बॉडी के अंदर भी स्पेस होती है और वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जाकर गाओलिंग्स को मिलना चाहिए, जाकर उसकी बैकग्राउंड जाननी चाहिए। तो वो गाओलिंग से मिलने के लिए जाता है, तो वो मेन ऑफिस में बैठी होती है, वहाँ पर रो रही होती है। तो वो कहती है शुक्र है कि तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा क्योंकि तुमने यहाँ पर अभी भी हमारे क्लैन को ज्वाइन किया और तुम्हें अभी भी यहाँ पर एक हार्ड बैटल करनी पड़ी। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो, तो वो कहती है मैं तो बस यहाँ पर अपने ग्रैंड मास्टर को याद करके रो रही थी। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आज हमने यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन को बेहतर बनाने के बारे में कदम उठाया और यहाँ पर अपने आप को साबित किया है। फिर साथ ही हमारा लिंगजाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर जीत हासिल किया। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी मडफिश को देखा है, तुम यहाँ पर उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहोगे। वो साथ इसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें मडफिश के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वो मडफिश एक्सटेंट होने वाली थी, कोई उसे मारने वाला था, इसी वजह से मैंने उसे अपना कॉर्डिनेट बना लिया, उसे छुपा कर रखा हुआ है। गाओलिंग उसे कहती है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमने यहाँ पर मडफिश को रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस मडफिश को देखकर अपने ग्रैंड मास्टर की याद आती है और ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने इस मडफिश को बचा लिया। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पर तुम एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारा ओरिजिन क्या है, तुम कहाँ पर से यहाँ पर आए, तुमने लिंगजाओ क्लैन को ज्वाइन क्यों किया था। और इसी के साथ ही वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने पास उसका पोस्टर निकालती है और कहती है जरा उस बारे में बात करेंगे, पहले यहाँ पर इस बारे में बात करते हैं कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है और क्या वाकई में तुम एक ठरकी हो। और इसी के साथ ही ल्यू फेंग कहता है कि मैं तो मारा गया, यहाँ पर व्हाइट पैलेस के लोग तो वाकई में मुझे मार
मारना चाहते हैं और उन लोगों ने जहाँ पर मेरे सर के ऊपर इनाम भी रखा है और साथ ही मुझे जहाँ पर पूरी दुनिया में ठरकी अनाउंस कर दिया। पास से एक पेपर निकाल दिया, वो नोटिफिकेशन पेपर होता है, उसे कहती है क्या तुम एक ठरकी हो। तो माँ लियू फेंग सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। व्हाइट पैलेस के लोगों ने तो यहाँ पर पूरी दुनिया को मेरे बारे में बता दिया कि मैं एक ठरकी हूँ। तो वो उसे कहता है प्लीज मेरे पर भरोसा करो। व्हाइट पैलेस के साथ मेरी एक अनबन हो गई थी, उनसे थोड़ी सी फाइट हो गई थी जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरे पर इल्जाम लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक ठरकी हो। तो वो कहता है चलो शुक्र है कि मैं बच गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे ग्रैंड मास्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो, तुम्हारी शक्ल सूरत भी उसके जैसी दिखाई देती है और साथ ही तुम्हारी नेचर उसके जैसी है, तुम हमसे वैसी बात करते हो, साथ ही तुम यहाँ पर अपने दुश्मन को माफ करने पर बिलीव करते हो और साथ ही तुम्हारे पास मड फिश भी है। और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के बहुत ज्यादा करीबी हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हमारा लियू फेंग वहाँ पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं कैसे यहाँ पर इसके सवालों को टालूं। मैं यहाँ पर वो सोच नहीं पा रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो वो ग्रैंड मास्टर गावलिंग उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ना कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर फेंग के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तो इसी के साथ ही हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अगर यहाँ पर इसके सवालों से बचना है और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना तो मुझे यहाँ पर ठरकी बनना पड़ेगा। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके बूबीज के ऊपर रख देता है और इस बात से मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जब किसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि उसे रस्सी के साथ बांध दिया गया होता है। ज़ैंग उसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम एक बहुत ही कमीने लड़के हो, तुम यहाँ पर ठड़कना कैसे कर सकते हो, तुम वो भी ग्रैंड मास्टर के ऊपर हाथ डाल रहे थे। ग्रैंड मास्टर गावलिंग कहती है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर हमारे ग्रैंड मास्टर के जैसा है, ये ग्रैंड मास्टर की तरह ही बहुत ज्यादा हम्बल है, लेकिन ये तो हमारे ग्रैंड मास्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा महान ठरकी इंसान है, इसने मेरे पर ही हाथ डाल दिया। तो वो दोनों लड़कियां वहां पर सोच रही होती है कि अब हम लोग इसका क्या करेंगे, जबकि ज़ैंग उनसे कहता है कि मैडम बताएं कि अब हम इनका क्या करें, इसको क्या करेंगे। तो वो कहती है कि फिलहाल के लिए इसे ले जाओ, फिलहाल के लिए इसे जाकर इसके डॉर्म रूम में बंद कर दो और मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मड फिश के बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि तुम सभी लोगों ने सुन तो लिया होगा कि इसके पास मड फिश है। तो इसी के साथ ही ज़ैंग जो होता है वो उसके सर में थप्पड़ मारता और कहता है कि तुम यहाँ पर हमसे सीक्रेट कैसे रख सकते हो, तुमने यहाँ पर मड फिश के बारे में हमें नहीं बताया, साथ ही तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम एक ठरकी हो। तो जुई यहाँ पर ज़ैंग से कहती है कि ब्रदर क्या तुम यहाँ पर इसको लेकर जा सकते हो, तुम इसे डॉर्म रूम के अंदर ले जाओ, मुझे यहाँ पर इंस्पेक्टर मास्टर से अकेले में कुछ बात करनी है। तो ज़ैंग से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इसे ले जाता हूँ। इसी के साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। जबकि सिस्टर युई जो होती है वो गावलिंग से कहती है कि मिस गावलिंग तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये ठरकी है, तुम्हें नहीं लगता कि इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पर इसे नहीं निकाल सकते और मुझे लगता है कि इसका ग्रैंड मास्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर हमारे पास और इसके पास एक मड फिश है। सिर्फ और सिर्फ मड फिश होने का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रैंड मास्टर के जैसा हो जाएगा। अब मुझे ये तो पता चल गया है कि ये एक ठरकी है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पर सेक्टर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। उस कंपटीशन में हमें यहाँ पर एक पावरफुल सबऑर्डिनेट की जरूरत है और लियू फेंग एक बहुत ही पावरफुल सबऑर्डिनेट है और उसके बीच भी फाइटिंग में एक्सपर्ट है, तो हमें यहाँ पर इसे अपने साथ ही रखना होगा। बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ैंग जो होता है हमारे लियू फेंग को लेकर जा रहा था, रास्ते में जाते हुए उसकी रस्सियां खोल देता और कहता है मुझे लगता है कितना काफी है। तो लियू फेंग कहता है कि सीनियर ज़ैंग तुम क्या कर रहे हो। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या फील किया होगा जब तुमने वहाँ पर ग्रैंड मास्टर के बूबीज को पकड़ा था, क्या तुम्हें वो नरम नरम लगे। तो लियू फेंग कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो उसे कहता है यार अब यहाँ पर क्या छुपाने की बात, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़का ही हूँ और तुम्हें पता है ना कि लड़कों वाली बातें इसी तरह की होती हैं और यहाँ पर मैं भी तो कब से यहाँ पर देख रहा था कि मुझे भी यहाँ पर कभी कभी नरम नरम को छूने का मौका मिले। जबकि लियू फेंग जो था उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम एक बहुत ही घटिया और ठरकी इंसान हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और लियू फेंग उसे ये कहकर चला जाता है, जबकि ज़ैंग मुंह खुले का खुला रह जाता है और कहता है यहाँ पर मुझे ठरकी कहकर चला गया, जबकि खुद इसने यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के बूबीज पर हाथ डाला था। यहीं पर से नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लियू फेंग सोने से पहले अपने हाथ की तरफ देख रहा था, शायद वहाँ पर नरम नरम को महसूस कर रहा था, साथ ही वहाँ पर वो लुढ़कना शुरू कर देता और कहता है कि जी मैंने क्या कर दिया, लेकिन वाकई में यहाँ पर महसूस किया जाए तो वो नरम नरम फीलिंग काफी ज्यादा कमाल की थी। इसी के साथ ही सुबह का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर बेल बज रही होती है, तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से बेल कौन बजा रहा है। तो वो दोनों जल्दी से उठते हैं, भागते हुए अपनी ड्रेस पहनकर बाहर आ जाते हैं। तो गावलिंग उनके सामने खड़ी होती है और बेल बजा रही होती है, वो तीनों उसके सामने खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर बेल क्यों बजा रहे हैं। तो वो उनसे कहते हैं तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, 20 दिन के बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, सभी लोगों को यहाँ पर डबल ट्रेनिंग करनी होगी और आज से मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की डबल ट्रेनिंग का खुद ध्यान रखूंगी, सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। और वो सबसे पहले उनसे कहते हैं कि अब यहाँ पर सबसे पहले ज़ैंग की बात की जाए तो ज़ैंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने बीस्ट को अल्टीमेट फॉर्म में पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। साथ ही वो सिस्टर जुई से कहती है कि सिस्टर जुई तुम अभी तक अपने पांडा चांद को कंट्रोल नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना होगा, 20 दिन में तुम्हें यही करना है। और इसी के साथ ही लियू फेंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर गावलिंग मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पर कौन सी प्रैक्टिस करनी है। उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हें यहाँ पर अपने मॉरल्स के ऊपर काम करना है कि दोबारा कभी किसी लड़की के ऊपर हाथ मत डालना, तुम एक बहुत ही गंदे ठरकी इंसान हो। साथ ही उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ज़ैंग बहुत ही अच्छे से अपने लमार को ट्रेनिंग दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ सिस्टर जुई को दिखाता है कि वो भी पांडा चांद के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। जबकि लियू फेंग को यहाँ पर मैनर्स के बारे में एक बुक दी गई होती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे वो यहाँ पर अपने अंदर सुधार ला सकता है और लड़कियों के किस तरह से तमीज से बात की जाती है। लियू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ पर से ट्रेनिंग नहीं करनी और वो अपनी स्पेस के अंदर चला जाता है। स्पेस के अंदर जाने के बाद वो कहता है कि स्पेस के अंदर आकर मैं यहाँ पर अपने बीस्ट को रिलीज करके उनको पहले से ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ, उनकी ट्रेनिंग को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे 3 एडवांटेज मिलेंगे। एक तो स्पेस काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, दूसरा मैं यहाँ पर अपने बीस्ट को एक ही टाइम के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ और साथ ही उनके स्किल्स को बड़ी तेजी के साथ उनके एम करने के स्किल्स को बेहतर बना सकता हूँ। लियू फेंग सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा बीस्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ, तो मुझे और स्ट्रॉन्गर बीस्ट की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर वो जो बैक
क्लैश है वो मुझे और ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं बनाने देगी, मुझे सबसे पहले इसी से निमटना होगा। लियू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ पर रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो बॉडी काफी ज्यादा वीक है, तो इस बॉडी के साथ मैं यहाँ पर इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर लिंगजाओ क्लैन को दोबारा से पांव पर खड़ा करना है तो फिर तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन 20 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 20 दिन के बाद ये सभी लोग अपने अपने पिगी के ऊपर बैठे होते हैं क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वहाँ पर शानदार राइड ली जा सके। इसी वजह से सभी लोग पिगी के ऊपर बैठकर वहाँ पर से लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ज़ेंगी कहता है कि मैं यहाँ पर पहली बार इस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, इसी वजह से मैं लास्ट नाइट सो भी नहीं पाया। तो जो ये कहते हैं हाँ मैं भी नहीं सो पाया। फिर साथ ही वो यहाँ पर लियू की तरफ देखते हैं और कहता है लगता है कि जब भी पहली बार इस कंपटीशन में जा रहा है। फिर साथ ही वो गावलिंग से कहते हैं ग्रैंड मास्टर अब तो पहले भी इस कंपटीशन में जा चुकी हैं। वो कहती है कि हाँ मैं इस कंपटीशन में पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मत पूछना कि इसके रूल्स क्या हैं क्योंकि रूल्स हर बार यहाँ पर चेंज होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद रूल्स बताए जाते हैं, पहले नहीं बताए जाते। पहले यहाँ पर कंपटीशन एरिया में पहुंचना होगा। यहाँ पर काफी सारे कंपटीशन एरिया होते हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कंपटीशन होता है जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे टीम्स जो होती हैं वो वहाँ पर हिस्सा लेती हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हिस्सा लेने के लिए आते हैं। इसी वजह से उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनका वहाँ पर एक प्री बैटल की जाती है और उसके बाद चूज होने वालों को ही उस कंपटीशन एरिया में लेकर जाया जाता है जहाँ पर फाइनल कंपटीशन होता है। ज़ेंगी कहता है कि सिस्टर जू यहाँ पर एक कंपटीशन एरिया में कितने क्लैन हो सकते हैं, तो वो कहती है 3 से 4 क्लैन जो होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो सिस्टर जू कहती है कि वो सभी लोग स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, तो वो कहती है हाँ स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि स्पीडी एरिस उनका पीछा कर रही होती है, वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही होती है। तो सिस्टर जू कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो शिप जो है हमारा पीछा कर रही है। कल मैंने उसे अपने सेक्टर के दरवाजे के बाहर देखा था, मैंने उसे बुलाया भी था लेकिन वो नहीं आई। तुम्हारा लियू फेंग कहता है पता नहीं उसे मुझसे क्या चाहिए, जब भी मैं उसे बात करने की कोशिश करता हूँ वो शर्मा कर चली जाती है, लेकिन वो वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी बीस्ट है। इसी के साथ ही वो लोग उस कंपीटिंग एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी सेक्टर्स जमा हो रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं ज़ेंगी कहता है कि यहाँ पर इतना रश क्यों है, क्या ये सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो वो सभी लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन के मेंबर्स आए हैं। फाइनली यहाँ पर महान लिंगजाओ क्लैन आ ही गया। सभी लोग शर्मिंदा होकर चुपचाप वहाँ पर से चलते जा रहे होते हैं। उस एरिना में पहुंच जाते हैं, उस जगह के ऊपर लोकेशन पर जहाँ पर बाकी के सभी क्लैन इकट्ठे होते हैं। तो वो सभी लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पर कौन आया, देखो तो जरा यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन के लोग आए हैं। लिंगजाओ क्लैन के लोग जो होते हैं उन सभी को इग्नोर करते हुए सीधे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाते हैं जहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम ऑब्जर्वर ली होता है। वो गावलिंग को जानता होता है। वो उसे कहता है गावलिंग तो लगता है कि तुम लिंगजाओ क्लैन की नई ग्रैंड मास्टर बन गई हो, तो चलो जल्दी से यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर कर दो। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं ऑब्जर्वर ली, मैं यहाँ पर साइन तो कर देती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आज यहाँ पर इतने ज्यादा लोग क्यों है। तो वो उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे इस लिंगजाओ क्लैन की वजह से हुआ है। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है। तो ऑब्जर्वर ली उसे कहता है कि तुम लोगों के क्लैन के बर्बाद होने के बाद तुम्हारे रिसोर्सेज को यहाँ पर आसपास के क्लैन के लोगों ने लूट लिया और छोटे मोटे क्लैन जो थे तुम्हारे रिसोर्सेज को लूटने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो लोग भी यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड है। तुम्हें पता है कि हर बार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 टीम्स हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर 8 टीम्स हैं। बात सुनने के बाद वो सभी टीम मेंबर्स भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन को हमें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा क्लैन यहाँ पर आज इस जगह के पर कि हम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो गए हैं। ज़ेंगी चिल्लाकर उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम लोग फाइट करना चाहते हो। जबकि मास्टर ली उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, अगर किसी ने यहाँ पर दोबारा शोर मचाया तो मैं उसे डिस्क्वालीफाई कर दूंगा और वो इस फाइट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। फिर साथ ही वो सभी लोगों से कहता है कि जैसे कि तुम सभी लोग यहाँ पर ग्रिफिन्स के बारे में जानते हो, हमारे पास यहाँ पर अरीना में जाने के लिए इन ग्रिफिन्स को यूज किया जाएगा। इन ग्रिफिन्स को यूज किया जाता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ग्रिफिन्स है। एक ग्रिफिन मेरे लिए होगा, 4 यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। तो तुम में से यहाँ पर 4 सेक्टर्स को हार माननी पड़ेगी। तुम लोग खुद ही यहाँ पर आपस में डिसाइड कर लो कि तुम में से कौन से 4 सेक्टर्स हैं जो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर तुम लोग यहाँ पर शांति के साथ ये फैसला कर लेते हो तो फिर हमें यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर 20 क्लैन का लड़का जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि लिंगजाओ क्लैन के लोगों ने हमारे पर एक एहसान किया था अपने मटेरियल्स को हम सभी में बांट कर उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आज भी उन्हें सैक्रिफाइस करना चाहिए। सबसे पहला क्लैन तो लिंगजाओ क्लैन होना चाहिए जो कि इस कंपटीशन से बाहर हो और बाकी के सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। गावलिंग चलाकर उनसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। जबकि दूसरी तरफ से एक सेक्टर का लड़का जो होता है वो कहता है देखो तो यहाँ पर कौन है, ये तो इनकी सेक्टर की अब नई मास्टर बन चुकी है, लेकिन इसके साथ तो मुझे मजे करने क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इनके सेक्टर में गया था इनके मटेरियल्स को लेने के लिए, उस वक्त मैंने इस लड़की को देखा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया था इसके साथ मजे करने का। आज मैं यहाँ पर इसके साथ मजे करूंगा और इसके नरम नरम को छूंगा और इसी के साथ वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे उसके बूबीज को टच करने लगता है, उसके सामने हमारा लियू फेंग खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या नरम नरम कहाँ पर चला गया। तुम्हारा लियू फेंग उसके सामने खड़ा होता है तो वो लड़का उसे कहता है कि लड़के कहेंगे, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा लिंगजाओ क्लैन इतना कमजोर है, फिर भी तुम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए चले आए। मुझे लगता है कि तुम लोग तो यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो नहीं, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि हमारा लियू फेंग जो होता है वो ग्रैंड मास्टर जू से कहता है, ग्रैंड मास्टर जू क्या आपको इन सभी में से इनके चेहरे याद है? क्या आपको पता है कि इन सेक्टर्स में से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन लोगों ने हमारे सेक्टर के ऊपर आकर अटैक किया था, हमारे रिसोर्सेज को लूटा था? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे सभी के चेहरे याद है, मुझे पता है कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो वो कहते हैं कि उनमें होंगफू वारफील्ड सेक्टर है, बिजर्क बीस सेक्टर है, यूनिसॉन डायरेक्शन सेक्टर है और सुपर फीमेल क्लैन सेक्टर है। ये सभी लोग सेक्टर से लोग थे जो कि हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे। तो हमारा लियू फेंग कहता है तो फिर ठीक है, इन्हीं चारों सेक्टर्स को यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो वो उससे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर हार मान लो। साथ ही वो अपने डोगी चान को रिलीज करता है। डोगी चान अब अल्टीमेट लेवल 8 पर पहुंच चुका है। जो देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इसके पास तो यहाँ पर अल्टीमेट लेवल 8 का बीस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? कमजोर क्लैन के पास ऐसा बीस्ट कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था कि इनके सभी बीस्ट मर चुके हैं। तो ऑब्जर्वर ली भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही
चारों सेक्टर जो है यहाँ पर इस कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं और बाकी के चारों सेक्टर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा लियू फेंग कहता है तो फिर ठीक है, अभी तुम्हारे पास मौका है, यहीं पर विड्रॉ करो। लेकिन वो सभी लोग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं। निशान सेक्टर का लड़का कहता है कि तुम्हारे वर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि बजर्ग बीस्ट सेक्टर का लड़का उसे कहता है कि हम लोग तो हार नहीं मानेंगे। कि वारफील्ड सेक्टर का मास्टर उसे कहता है कि यहाँ पर 4 क्लैंस है, तुम्हारे एक क्लैन के खिलाफ तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत पाओगे। जबकि मास्टर ली वहाँ पर उन लोगों से कहते हैं गावलिंग तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर इस फाइट को नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सेक्टर बाकी सभी से बहुत ज्यादा कमजोर है। अभी भी यहाँ पर एक मौका है, सीन क्रिएट मत करो, हार मान लो। जबकि वो कहते हैं कि जब तक हम लोग फाइट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सब लोग ली कहता है क्यों नहीं। तो इसी के साथ ही वहीं पर बैठ जाता और कहता है यहाँ पर किसी की जान मत लेना, इसके अलावा तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं जहाँ पर इंतजार करूंगा जब तक तुम में से 4 सेक्टर्स डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते। पर विजर्ड बीस्ट क्लैन का जो एल्डर होता है वो लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आप जो पीछे नहीं हटने वाले, तो हमें यहाँ पर इनको सबक सिखाना चाहिए। हम 4 क्लैंस हैं, तो हम 4 क्लैंस में से 4 लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इनके एक मेंबर से फाइट करेंगे, क्योंकि इनके पास टोटल 4 मेंबर्स हैं। और इसी के साथ वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो यूनिसान सेक्टर का लड़का कहता है तो मैं तो यहाँ पर इनकी ग्रैंड मास्टर जू के साथ मजे करना चाहता हूँ, ये लड़की मेरी भी, बाकी जिसके साथ तुम लोग फाइट करना चाहते हो करो। जबकि सुपर फीमेल जो होती है वो कहती है कि मुझे ये वाली लड़की काफी अजीब लगती है, क्योंकि जरा इसके कपड़े तो देखो, मुझे लगता है कि ये लड़की के साथ मजे करते होंगे, इसी वजह से उन्होंने इसे कपड़े भी अजीब से पहनाए हैं, इसके साथ तो मैं फाइट करूंगी। जबकि दूसरी तरफ से जेंगी की तरफ विजर्ड बीस्ट का लड़का कहता है कि मुझे यहाँ पर इस लड़के से फाइट करनी है जो बहुत सा स्किनी और बहुत सा छोटा है, मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर खाना भी खाने को नहीं देते होंगे, इसके साथ तो मैं फाइट करूंगा। और वारफील्ड का जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा घटिया सा लग रहा होता है, वो कहता है कि मैं लियू फेंग से फाइट करूंगा, मुझे इससे फाइट करनी है। मैंने यहाँ पर इस फाइट के लिए स्पेशली 3 मर्सनरीज को भी रेंट पर लिया है, और जिनके पास यहाँ पर अल्टीमेट लेवल के बेस्ट, और वो लोग भी अपने अल्टीमेट लेवल के बेस्ट को रिलीज करते हैं। मास्टर फू कहता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अगर तुम्हें पछतावा हो रहा हो। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि वैन फू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में भूल चुके हो? लास्ट टाइम जब तुम्हारा सेक्टर बहुत ही बुरी हालत में था, उस वक्त मास्टर फैन ने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की थी। हमारे लिंगजाओ क्लैन के ग्रैंड मास्टर ने उस वक्त तुम्हें मदद दी थी और उस वक्त तुम्हें बचाया था, क्या तुम उस बारे में भूल चुके हो? तो इसी के साथ ही मास्टर फू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं? हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमजोर का शिकार करते हैं। अगर उस वक्त तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने मदद की भी थी तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा ग्रैंड मास्टर तो मर चुका है। ग्रैंड मास्टर के मरने के बाद अब तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं बची। तो लियू फेंग कहता है कि तुमने जो खुद कहा कि यहाँ पर कमजोर के ऊपर तरस मत खाओ, तो मास्टर फू से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे पर तरस नहीं खाऊंगा। और इसी के साथ ही वो अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई भी अटैक नहीं कर पाता। वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि ये क्या हुआ। जब वो पीछे देखता है तो पौधा चांद ने वहां पर न सिर्फ उसके बीस को बल्कि उसके तीनों मर्सनरीज को भी उनके गले से पकड़ रखा होता है, और वो ये देखकर काफी हैरान होता है। कहता है कि इसके पास तो एक वाइन मॉन्स्टर है जो कि अल्टीमेट लेवल 7 पर पहुंचा हुआ है। लियू फेंग अपने डॉगी चांद से कहता है कि डॉगी चांद, तुमने इसकी बातें सुनी ना, इसने कहा कि कमजोर के ऊपर तरस मत खाओ, तो चलो जल्दी से अब यहाँ पर आगे बढ़ो, इसे दिखाओ कि तरस कैसे नहीं खाया जाता। और डॉगी चांद बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके करीब पहुंचता है, जाकर अपने पंजे के साथ उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। मास्टर फू कहता है कि ये क्या, इसके अंदर तो पॉइजन था। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, यानी बाकी के तीनों क्लैन से कहता है कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ मेरी मदद करो। लेकिन वहाँ पर वो देखकर काफी हैरान होता है कि जेंगी ने अपने लामार के साथ उन सभी लोगों को वहाँ पर कांटे चबोए होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी हार चुके होते हैं। दूसरी तरफ पांडा चांद जो होता है वो सभी लोगों को वहाँ पर पीट रहा होता है, उन लड़कियों को अपनी गोद में रखकर उनकी तस्वीर पर टैप मार रहा होता है। और तीसरी तरफ गाओलिंग ने अपनी बटर रैबिट को यूज करते हुए उन सभी लोगों को वहाँ पर स्पोर्ट्स की स्मेल दी होती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहाँ पर नीचे बेहोश होकर गिर चुके होते हैं। मास्टर फू कहता है कि मैंने यहाँ पर से सोचा भी नहीं था कि इनकी पावर लेवल्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक क्लैन जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था यहाँ पर दोबारा से रिवाइव कर गया है। तुम्हारा लियू फेंग आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है कि नफास को याद रखना, तुम सभी क्लैंस ने जो जो कुछ हमारे पास से लिया है, हमारे लिंगजाओ क्लैन से लिया था, वो सब कुछ हम लोग 3 गुना वापस लेने वाले हैं और तुम वो दोगे। पर चारों क्लैंस के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वहाँ पर उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग दोबारा इस कंपटीशन में भी नहीं आएंगे, हमें जाने दो। और इसी के साथ ही मास्टर फू के ऊपर डॉगी चांद जो होता है वहाँ पर सुसु करता है ताकि वो उसकी बॉडी से पॉइजन को निकाल सके। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि गाओलिंग आगे बढ़ती है और कहती है मास्टर ली, अब यहाँ पर सिर्फ 4 क्लैंस ही बचे हैं, तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। इसके साथ हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनकी जो फाइनल कंपटीशन है वो क्या, कौन सी फार्म होने वाली है और इस कंपटीशन में क्या क्या होने वाला है, उसके रूल्स क्या होंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।